क्या मामूली पानी की बोतल आपको करोड़पति बना सकती है? लेकिन तभी एक जबरदस्त कार क्रैश और कैंपस गॉडेस लेक्सी उसे $2 की बोतल देती है। सिस्टम एक्टिवेटेड, 100 गुना रिटर्न। मीट ब्रैंडन सैंडर्स, वेस्ट लूट यूनिवर्सिटी का एक ऐसा लाचार और कंगाल स्टूडेंट जो कल रात तक एक रेंटेड ब्लैक सूट पहनकर अमीरों के सामने सिर्फ $120 के लिए वेटर का काम कर रहा था और रात को ये कैलकुलेट कर रहा था कि क्या कल वो अपनी सूखी मैगी में एक सिंगल अंडा भी अफोर्ड कर पाएगा या नहीं। लेकिन तभी उसकी उस नरक जैसी लाइफ में एंट्री मारता है दुनिया का सबसे कमाल का, सबसे जादुई चीट कोड गॉडेस कैशबैक सिस्टम, जिसका रूल भाई आपकी सोच से भी परे एकदम सिंपल है। जब भी कोई गॉड लेवल खूबसूरत लड़की इस पर $1 भी खर्च करेगी, ये सिस्टम उसे लाखों गुना कैशबैक सीधे उसके अकाउंट में फेंक कर मारेगा। और किस्मत का खेल देखो यार, पहले ही दिन कैंपस की सबसे अमीर, सबसे घमंडी और कोल्ड आइस प्रिंसेस लेक्सी मैकब्राइड अपनी करोड़ों की लग्जरी पोर्श कार से ब्रैंडन के $80 के उस खटारे स्कूटर को सीधे हवा में उड़ा देती है। बस फिर क्या था, थंडर नाम का वो खटारा स्कूटर जैसे ही शहीद हुआ, ब्रैंडन की फूटी किस्मत के ताले टूट गए और उसके लिए सीधे अमीरी के दरवाजे खुल गए, सिर्फ 24 घंटे के अंदर। जेब में महज $23 लेकर घूमने वाला ये मामूली वेटर अब $65 मिलियन का गुप्त राजा बन चुका है। कल जो बड़े बड़े विलेंस उसे कीड़ा समझ रहे थे, आज वो इसके सामने घुटने टेक कर अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। और शहर की सबसे डेंजरस लेडी CEO इसे सीधे अपने हेडक्वार्टर्स बुला रही है। तो आखिर कैसे ब्रैंडन ने अपनी इस लो की डिग्निटी और खामोश दौलत से पूरे बिलियनियर खानदान के होश उड़ा दिए? जानने के लिए अपनी सांसें थामकर बने रहिए आज की इस सुपर एडिक्टिव कहानी में। भाई, मैं यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम के बाहर खड़ा था, एक रेंटेड ब्लैक सूट पहनकर जो मैंने बस एक रात के लिए उधार लिया था, और हाथ में शैंपेन ग्लासेस की ट्रे थी जिसे हाथ लगाने की परमिशन मुझे बिल्कुल नहीं थी। पर मेरे पास एक सिस्टम था और मैं यहाँ फ्रेशमैन वेलकम बैंक्वेट में एक टेम्परेरी वेटर का काम कर रहा था। और लाइफ सच में एक ऐसी कॉमेडी थी जिसे किसी पियक्कड़ विलेन ने लिखा हो। तभी इवेंट मैनेजर ने मेरे कान के पास आकर धीरे से गुस्से में कहा कि ब्रैंडन, टेबल 6 पर रीफिल्स चाहिए। तो मैंने एक रिस्पेक्टफुल स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाया, क्योंकि मेरी इज्जत से ज्यादा मेरी पेचेक जरूरी थी। और मैंने कहा कि अभी लाया। मेरा नाम ब्रैंडन सैंडर्स था, वेस्ट लूट यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर स्टूडेंट। मेजर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल स्टेटस एकदम ट्रैजिक था। तो ऑब्वियसली जब स्टूडेंट यूनियन ने अनाउंस किया कि उन्हें आज रात के वेलकम इवेंट के लिए पार्ट टाइम बैंक्वेट स्टाफ चाहिए, तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत साइन अप कर लिया, क्योंकि पे $120 थी, जो अमीर लोगों के लिए शायद इंपोर्टेड हवा में सांस लेने का खर्चा हो, पर मेरे लिए ये सर्वाइवल का सवाल था। और अंदर ऑडिटोरियम में क्रिस्टल लाइट्स, डिजाइनर गाउन्स और महंगे टेलर्ड सूट्स पर चमक रही थी, जहां अमीर घरों से आए फ्रेशमैन उस गोल्डन ग्लो के नीचे हंस कर स्की ट्रिप्स, फैमिली कंपनीज और लग्जरी डॉम बिल्डिंग की कॉफी मशीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इधर मैं कैलकुलेट कर रहा था कि क्या कल मैं इंस्टेंट नूडल्स के साथ एक एग अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं। और तभी मेरी आंखों के कोने में सिस्टम इंटरफेस एक आलसी भूत की तरफ फ्लोट कर रहा था, जहां होस्ट ब्रैंडन सैंडर्स, चार्म लेवल 98 और वेल्थ एक्सट्रीमली पुअर लिखा था, जिसे देखकर मैं गुस्से में हाथ की शैंपेन ट्रे को क्रश करने ही वाला था और सोच रहा था कि थैंक यू सिस्टम, बहुत सही बताया। एक काम करो, मेरा इमोशनल डैमेज भी डिस्प्ले कर दो ना। और अभी मैं मन ही मन दुनिया के सबसे यूजलेस चीट कोड से बहस कर ही रहा था कि तभी पूरे ऑडिटोरियम में फुसफुसाहट होने लगी कि वो आ गई। ओह माय गॉड, लेक्सी मैकब्राइड सच में आई है। क्या वो अभी सिर्फ एक फ्रेशमैन नहीं है, पर अभी से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पूरी जगह उसी की हो, क्योंकि उसकी फैमिली लिटरली इस आधे शहर की मालिक है। और जब मैंने सबकी नजरों का पीछा किया, तब मैंने उसे देखा कि लेक्सी मैकब्राइड मेन डोर से अंदर आई, एक पेल सिल्वर ड्रेस पहने जो लाइट्स के नीचे चमक रही थी, और उसके लंबे काले बाल एक शोल्डर पर गिरे हुए थे, और उसके फेस पर एक कोल्ड और डेलिकेट ब्यूटी थी, जिसे देखकर लोग ऑटोमेटिकली अपनी आवाज धीमी कर लेते थे। और वो मैकब्राइड ग्रुप की बड़ी बेटी थी, जो इस प्रोविंस की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक थी।
और भले ही उसने अभी वेस्ट लू में एंट्री ली थी, पर उसका नाम पहले ही कैंपस फोरम्स पर छा चुका था, जहां लोग उसे स्कूल गॉडेस, आइस प्रिंसेस और रिचेस्ट फ्रेशमैन कह रहे थे, जिसने एक स्पोर्ट्स कार वाले प्रपोजल को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि क्या ये तुम्हारी फैमिली की सबसे सस्ती कार है। और ऑनेस्टली मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि अगर आपको एरोगेंट होना है तो कम से कम आपके पास उसके पीछे उतना नेटवर्थ भी होना चाहिए। और उसके पीछे पिंक ड्रेस में एक और लड़की लगातार बकबक करते हुए चल रही थी कि लेक्सी, तुम्हें थोड़ा और स्माइल करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पापा ने ये ऑडिटोरियम डोनेट किया है, याद है ना, और लोग तुम्हें देख रहे हैं। तो लेक्सी ने एकदम फ्लैट आवाज में कहा कि मैं स्माइल ही कर रही हूँ, जिस पर पिंक ड्रेस वाली लड़की ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा कि तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल हिला ही नहीं है। तो लेक्सी बोली कि ये मेरी इमोशनल स्माइल है, जिस पर उसने कहा कि ये तो एक कॉर्पोरेट फ्यूनरल वाला एक्सप्रेशन है। अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की घंटी बजी डिंग, और मैं एकदम फ्रीज हो गया, क्योंकि पिछली बार जब सिस्टम ने डिंग किया था तो उसने मुझे रिवॉर्ड में ज्यादा सिमेट्रिकल आईब्रोज दी थी, और मैंने 3 दिन ये सोचने में बिताए थे कि क्या इसे साइबर बुलिंग माना जाए, पर इस बार लिख कर आया कि न्यू फंक्शन अनलॉकिंग, और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि 1 साल तक किसी जजमेंटल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर की तरह मुझे स्किन केयर अपडेट्स देने के बाद फाइनली सिस्टम कुछ काम का करने जा रहा था, और स्क्रीन पर फ्लैश हुआ कंडीशन मेट होस्ट चार्म लेवल 98 तक पहुंच चुका है, फंक्शन एक्टिवेटेड, गॉडेस कैशबैक। और ये देखते ही मेरी हार्ट बीट एकदम तेज हो गई, क्योंकि गॉडेस कैशबैक सुनने में ही इलीगल लग रहा था। तो मैंने मन में कहा सिस्टम एक्सप्लेनेशन, और स्क्रीन पर आया कि जब भी गॉडेस लेवल स्कोर वाली कोई महिला होस्ट पर मर्जी से पैसे खर्च करेगी तो सिस्टम होस्ट को एक रैंडम कैशबैक मल्टीप्लायर वापस देगा। और ये पढ़कर मैं अपनी ट्रे गिराने ही वाला था कि मर्जी से मुझ पर पैसे खर्च करेगी, यानी अगर कोई गॉडेस मुझे खाना खिलाए तो मुझे कैश मिलेगा, अगर कोई गॉडेस मेरी ट्यूशन फीस भरे तो मुझे कैश मिलेगा, और अगर कोई गॉडेस मुझे $1 भी दे तो क्या मैं तभी अचानक डिंग की आवाज आई और लिख कर आया कि बिगिनर प्रोटेक्शन पीरियड एक्टिवेटेड। पहला क्वालिफाइड ट्रांजैक्शन एक गारंटेड हाई मल्टीप्लायर ट्रिगर करेगा, सो प्लीज 24 घंटे के अंदर अपना पहला ट्रांजैक्शन पूरा करें। और ये देखते ही मेरी आंखें झाड़फानू से भी ज्यादा चमक उठीं, क्योंकि फाइनली 1 साल के इस गरीबी के कॉस्प्ले के बाद मेरे सिस्टम को याद आया था कि उसे एक चीट कोड बनना था, ना कि कोई डर्मेटोलॉजिस्ट। और रयान ने मेरा ये एक्सप्रेशन देखा तो वो मेरे थोड़ा पास आया और बोला कि तू ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है, जैसे अभी अभी कोई कसीनो तेरे नाम हुआ हो। तो मैंने अपनी एक्साइटमेंट को छुपाया और खुद को शांत रखते हुए कहा कि कुछ नहीं है भाई। तो वो बोला कि ये कुछ नहीं वाली स्माइल नहीं है, ये एक विलेन वाली स्माइल है, और सच कहूं तो उम्मीद का ये चेहरा तुझ पर काफी सस्पिशियस लग रहा है। और इससे पहले कि मैं उसे कुछ एक्सप्लेन करता तभी इवेंट मैनेजर ने ताली बजाई और कहा कि सब लोग जल्दी हाथ चलाओ, बैंक्वेट 20 मिनट में खत्म हो रहा है, और इसके बाद पार्किंग एरिया साफ करने में हेल्प करो, क्योंकि वीआईपी गेस्ट्स जल्द ही निकलने वाले हैं। तो एंट्रेंस ब्लॉक मत करना और पार्किंग एरिया। वीआईपी गेस्ट्स और अमीर लड़कियां सुनते ही मेरे दिमाग ने इतनी तेजी से डॉट्स को कनेक्ट किया कि चिंगारियां निकलने वाली थी, क्योंकि आज रात ही मेरा चांस था, पर इस फंक्शन के लिए किसी गॉडेस लेवल महिला का मुझ पर मर्जी से पैसे खर्च करना जरूरी था। लेकिन मैं ऐसा आखिर कैसे करवाता? क्या मैं लेक्सी मैकब्राइड से जाकर बोलता कि मुझे एक सैंडविच खरीद कर दे दो, या फिर मैं जानबूझकर उनके सामने कुछ गिरा देता? पर नहीं, कोई स्कैम नहीं, क्योंकि सिस्टम ने साफ कहा था कि मर्जी से होना चाहिए। और अगर मैंने प्लॉट को जबरदस्ती खींचने की कोशिश की तो अपनी फूटी किस्मत से मुझे अच्छे से पता था कि सिस्टम ट्रांजैक्शन इनवैलिड बोलकर मुझे रिवॉर्ड में और ज्यादा शाइनी घुटने दे देगा। और खैर, बैंक्वेट फाइनली खत्म हुआ, जहां गेस्ट झुंड बनाकर ऑडिटोरियम से बाहर निकलने लगे और रात की हवा में लग्जरी परफ्यूम की खुशबू घुल गई, जहां वाले गाड़ियों के दरवाजे खोल रहे थे और एक के बाद एक गाड़ियों के इंजन स्टार्ट होने लगे, जिनकी आवाज मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा महंगी लग रही थी। और मैं खाली प्लेटों को समेट कर रयान और बाकी टेम्परेरी स्टाफ के साथ जल्दी से बाहर आ गया, जहां पार्किंग लॉट लग्जरी कारों से खचाखच भरा था, जैसे एक मैट ब्लैक लैम्बोर्गिनी जो अपनी हेकड़ी पर ही चल रही हो। और उसी साइड एंट्रेंस के पास
एक मुड़े हुए मेटल रैक से बंधी हुई मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ी थी। मेरी बेचारी वफादार सेकंड हैंड स्कूटर जिसका लेफ्ट मिरर टूटा हुआ था। सीट पर 2 बार डक्ट टेप लगा था और ब्रेक दबाने पर ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपने राज छुपाते हुए खांस रहा हो, पर जो भी हो वो मेरी थी, क्योंकि मैंने इसे एक पास आउट सीनियर से $80 और इस वादे के साथ खरीदा था कि मैं कभी नहीं पूछूंगा कि इसका फ्रंट पैनल कहां गायब है। और मैंने उसके पास जाकर उसके हैंडल को थपथपाया और कहा कि बस थोड़ा और टिके रहना मेरे भाई, एक दिन जब तेरे डैड अमीर हो जाएंगे तो मैं तेरे लिए प्रीमियम टायर्स खरीदूंगा। ये सुनकर रयान ने उसकी तरफ देखा और बोला कि भाई, इस चीज को टायर्स की नहीं बल्कि किसी पंडित की जरूरत है। तो मैंने कहा कि मेरे थंडर की। बेइज्जती मत कर, जिस पर वो हैरान होकर बोला कि तूने इसका नाम थंडर रखा है। तो मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि ये बादलों के गरजने जैसी आवाज निकालता है। तो वो बोला कि वो इसलिए क्योंकि इसकी बैटरी मर रही है। तो मैंने कहा कि एग्जैक्टली, बहुत ड्रामेटिक है। और अभी जैसे ही मैंने उसकी चेन का लॉक खोला तभी वीआईपी लेन से एक रोज गोल्ड पोर्श धीरे धीरे बाहर निकली, जिसे देखने के लिए आसपास के सभी लोग मुड़ गए, क्योंकि वो कार खुद में ही गॉर्जियस थी, पर उसे चलाने वाली ने ऐसा माहौल बना दिया था कि बिना देखे रहना इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस टेयरिंग व्हील के पीछे लेक्सी मैकब्राइड बैठी थी और बैंक्वेट वाला उसका वो कोल्ड गॉडेस ऑरा अब गायब हो चुका था, क्योंकि इस वक्त वो एक ऐसी स्ट्रेट स्टूडेंट लग रही थी जो पूरे शहर के सामने अपना पहला ड्राइविंग टेस्ट दे रही हो। और पैसेंजर सीट पर बैठी वो पिंक ड्रेस वाली लड़की पागलों की तरह हाथ हिला हिलाकर बोल रही थी कि लेक्सी लेफ्ट मोड़ो, लेफ्ट नहीं तुम्हारा दूसरा लेफ्ट। तो लेक्सी ने तने हुए चेहरे के साथ कहा कि मुझे पता है लेफ्ट क्या होता है, जिस पर वो लड़की चिल्लाई कि तुम राइट मोड़ रही हो। तो लेक्सी बोली कि मैं एडजस्ट कर रही हूँ, जिस पर वो फिर बोली कि तुम्हारा निशाना उस कचरे के डिब्बे पर है। तो लेक्सी ने कहा कि वो अपनी जगह से हिला था, जिस पर उसने कहा कि कचरे का डिब्बा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। और मैं अपना हेलमेट आधा पहने हुए वही रुक गया, क्योंकि न जाने क्यों मेरी रीढ़ की हड्डी में एक तबाही का एहसास होने लगा था। और रयान ने भी इस बात को नोटिस किया और धीरे से मेरे पीछे छिपते हुए बोला कि ब्रैंडन, हाँ भाई, क्या वो बिलियनर गॉडेस तुम्हारे स्कूटर पर अटैक करने वाली है? तो मैंने धीरे से कहा कि नहीं। और तभी वो पोर्श अचानक झटके से आगे बढ़ी और मैंने देखा कि पोर्श ने अपना रास्ता बदला, जिससे मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से बाहर निकल गई। और पैसेंजर सीट वाली लड़की चिल्लाई कि लेक्सी ब्रेक मारो। और लेक्सी ने किसी चीज को जोर से दबाया, पर अनफॉर्चुनेटली इंजन के एक गुस्से में आए ड्रैगन की तरह गर्जने की आवाज से साफ था कि वो चीज ब्रेक तो बिल्कुल नहीं थी। और वो पोर्श झटके से आगे बढ़ी और एक जोरदार बैंग की आवाज हुई, जिससे मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर हवा में उड़कर साइड में गया और एक दर्दनाक मेटेलिक आवाज के साथ फुटपाथ पर जा गिरा। और पूरे पार्किंग लॉट में सन्नाटा छा गया, एक ऐसा सन्नाटा जैसे उस लैम्बोर्गिनी ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। और मैं हाथ में हेलमेट पकड़े वही खड़ा थंडर को जमीन पर एक गिरे हुए सैनिक की तरह देखता रहा। मेरा $80 का स्कूटर, मेरा ट्रांसपोर्ट, बारिश, एग्जाम्स और लेट नाइट नूडल्स लाने का मेरा इकलौता साथी आज एक ऐसी रोज गोल्ड पोर्श द्वारा तबाह कर दिया गया था जो मेरी पूरी खानदानी जायदाद से भी ज्यादा महंगी थी। और रयान ने धीरे से फुसफुसाया कि थंडर का तो थंडरबोल्ट हो गया। और जब मैंने धीरे से उसकी तरफ मुड़कर देखा तो वो तुरंत चुप हो गया और पोर्श वही रुक गई जहां 2 सेकंड तक कोई नहीं हिला। और फिर ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला और लेक्सी मैकब्राइड बाहर आई, जो पार्किंग लॉट की लाइट्स में पहले से भी ज्यादा अनरियल लग रही थी। वही सिल्वर ड्रेस, काले बाल और कोल्ड फेस पर अब उसके शांत चेहरे पर थोड़ी सी शिकन आ चुकी थी। और उसने पहले गिरे हुए स्कूटर को देखा और फिर मुझे देखा। और आज रात पहली बार उसकी आंखें सच में मेरे चेहरे पर फोकस हुई, जहां उसके चेहरे पर सरप्राइज की एक छोटी सी झलक दिखी, जो शायद इसलिए थी क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी इस गाड़ी से की गई हत्या का विक्टिम कोई ऐसा बंदा होगा जो किसी मैगजीन कवर का मॉडल लग रहा हो, जो बस प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए गरीबी में जी रहा है
और वो पिंक ड्रेस वाली लड़की भी अपने मुंह पर हाथ रखकर बाहर कूदी और बोली कि ओ नो लेक्सी, तुमने इसका स्कूटर मार डाला। तो लेक्सी ने शांत आवाज में कहा कि ये मरा नहीं है। और ठीक उसी मोमेंट पर थंडर की फ्रंट लाइट 2 बार टिमटिमाई और फिर हमेशा के लिए बुझ गई, जिस पर लेक्सी बिल्कुल चुप हो गई और पिंक ड्रेस वाली लड़की धीरे से फुसफुसाई कि ये तो बड़े ड्रामेटिक तरीके से मरा। और मैंने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा कि शांत रह ब्रैंडन, क्योंकि ये एक गॉडेस लेवल ब्यूटी है। ये मर्जी से पैसे खर्च करवाने का एक परफेक्ट मौका है और ये पब्लिक में एक बूले। स्कूटर के लिए रोने का वक्त बिल्कुल नहीं है। लेक्सी मेरी तरफ बढ़ी। उसका एक्सप्रेशन अभी भी शांत था, पर उसके कान थोड़े लाल हो चुके थे और उसने कहा कि आई एम सॉरी। मुझसे गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया था, जिसे सुनते ही आसपास के स्टूडेंट्स तुरंत कानाफूसी करने लगे कि लेक्सी मैकब्राइड ने एक वेटर से माफी मांगी। वैसे वो वेटर कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं है। क्या उसने इसके स्कूटर को टक्कर मारी है या किसी रोमांस ड्रामा की शुरुआत की है? पर मैंने उन सबको इग्नोर किया और एक बार स्कूटर को देखा, फिर उसकी पोर्श को देखा और वापस स्कूटर को देखा, जहां मैं कहना तो चाहता था कि कोई बात नहीं, पर बात तो बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि थंडर ने मुझे 3 सेमेस्टर्स पार कराए थे और मिड टर्म्स के बाद वाले उस एक इमोशनल ब्रेकडाउन में भी मेरा साथ दिया था। इसलिए मैंने एक पोलाइट स्माइल दी और कहा कि कोई बात नहीं, एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, जिस पर मेरे पीछे खड़े रयान का दम ही घुट गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि मैं कितना गरीब हूं और उसे ये भी पता था कि अगर किसी और ने मेरे स्कूटर को तबाह किया होता तो मैं अब तक उसके साथ काफाना दाफाना के मुआवजे की डीलिंग कर रहा होता। और मेरे इस शांत एटीट्यूड से लेक्सी और भी ज्यादा एम्बेरेस्ड हो गई और बोली कि नहीं, ये मेरी गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें कॉम्पनसेट करूंगी। और फाइनली वो मैजिक वर्ड आ ही गया, कॉम्पनसेट, जिससे मेरा सिस्टम इंटरफेस कांपने लगा और स्क्रीन पर फ्लैश हुआ पोटेंशियल क्वालिफाइड टारगेट डिटेक्टेड, नाम लेक्सी मैकब्राइड, गॉडेस स्कोर 97, स्पेंडिंग क्वालिफिकेशन एलिजिबल। और मेरी हार्ट बीट तेज हो गई क्योंकि वो एलिजिबल थी। और लेक्सी ने अपना फोन निकाला और पूछा कि स्कूटर कितने का था। तो मैंने थंडर की तरफ देखा, जहां अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो वो $80 का था, पर अगर इमोशनल वैल्यू जोड़ दूं तो पूरे $3 मिलियन का था। लेकिन मेरे पास अभी भी बेसिक इंसानियत बची हुई थी, भले ही गरीबी सालों से उसे कुतरने की कोशिश कर रही हो। तो मैंने कहा कि मैंने इसे सेकंड हैंड $80 में खरीदा था, जिसे सुनकर लेक्सी ने अपनी आंखें झपकाई। उस पिंक ड्रेस वाली लड़की ने आंखें झपकाई और आसपास के अमीर स्टूडेंट्स भी आंखें झपकाने लगे, जहां किसी ने धीरे से कहा कि मेरे फोन का कवर भी इससे ज्यादा महंगा आता है। और लेक्सी ने अपने होंठ ऐसे भींचे जैसे इस अमाउंट ने पर्सनली उसकी फैमिली के टैक्स ब्रैकेट की बेइज्जती कर दी हो। और उसने पूछा कि सिर्फ 80? तो मैंने कहा कि हाँ, जिस पर उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि ये तो बहुत कम लग रहा है। तो मैंने कहा कि जब मैंने इसे खरीदा था तब भी ये पुराना ही था। और लेक्सी ने फिर से स्कूटर को देखा, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रही हो कि कोई व्हीकल उनके एक डिनर के एपेटाइजर से भी कम कीमत का कैसे हो सकता है। और फाइनली वो बोली कि मैं तुम्हें 5000 ट्रांसफर कर देती हूँ, जिससे मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया, क्योंकि थंडर के लिए पूरे $5000 मिलना ऐसा था कि अगर थंडर की कोई आत्मा होती तो वो मलबे से उठकर सैल्यूट ठोक देती। पर इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उस पिंक ड्रेस वाली लड़की ने जल्दी से लेक्सी का हाथ खींचा और कहा कि लेक्सी रुको, अगर तुम इसे ऐसे ही रैंडमली पैसे ट्रांसफर कर दोगी तो ये थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए हमें इसे प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए। और पहले इसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगो। तो लेक्सी ने सीरियसली सिर हिलाया और मेरी तरफ देखकर बोली कि मुझे ऐड करो, मैं एस्टिमेट मिलने के बाद रिपेयर या रिप्लेसमेंट का पूरा खर्चा दे दूंगी। और मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी, क्योंकि कैंपस गॉडेस मैकब्राइड मुझे ऐड करने को कह रही थी। तो मैंने अपना वो टूटा हुआ पुराना फोन निकाला और मैसेजिंग ऐप ओपन किया, जहां एक हॉरिफाइंग सेकंड के लिए स्क्रीन फ्रीज हो गई। और मैंने मन में कहा कि प्लीज अभी नहीं, कम से कम एक गॉडेस के सामने तो इज्जत रख ले। और फाइनली मेरे फोन ने रिस्पॉन्ड किया, जो शायद खुद बेइज्जती के डर से डर गया था। और लेक्सी ने मेरा कोड स्कैन किया और जैसे ही उसकी प्रोफाइल स्क्रीन पर आई तो रयान की उंगलियां पीछे से मेरे कंधे
मैं धंस गई, जिसके एक्सप्रेशन साफ कह रहे थे कि भाई जब तू अमीर हो जाए तो याद रखना कि तेरे स्कूटर पर तेरे साथ कौन हंसा था। और लेक्सी ने मेरा कांटेक्ट ब्रैंडन सैंडर्स नाम से सेव किया और फिर पूछा कि क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, तो मैंने कहा कि नहीं। जिस पर उसने फिर पूछा कि क्या तुम श्योर हो, तो मैंने कहा कि हाँ। और तभी उसकी नजरें नीचे मेरे हाथों पर जा टिकी। तुम्हारी उंगलियों पर खरोंच लगी है। और जब मैंने नीचे देखा तो वो सही कह रही थी, क्योंकि जब स्कूटर गिरा था तो शायद उसके एक मिरर ने मेरे हाथ को क्लिप कर दिया था, जिससे मेरी उंगली पर एक छोटी सी लाल खरोंच आ गई थी। और ऑनेस्टली मैंने इससे भी बुरे जख्म सस्ते कैन वाले खाने को खोलते हुए झेले थे, पर लेक्सी का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया और वो बोली कि तुम्हें इसे डिसइंफेक्ट करना चाहिए। तो मैंने कहा कि अरे ये कुछ भी नहीं है, पर उसने पिंक ड्रेस वाली लड़की की तरफ मुड़कर पूछा कि मिया क्या आसपास कोई फार्मेसी है। तो मिया ने तुरंत सिर हिलाया और कहा कि सड़क के उस पार है, पर उस कोने पर एक कन्वीनियंस स्टोर भी है। जिसके बाद लेक्सी ने वापस मेरी तरफ देखा और कहा कि यही रुको। और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता वो तेजी से वहां से चली गई और मैं उसकी सिल्वर ड्रेस को कोने वाले स्टोर की तरफ गायब होते हुए देखता रहा। जिसके बाद रयान ने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और बोला कि ब्रैंडन ये क्या है, क्या तुझे एहसास भी है कि अभी क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मेरा स्कूटर मर गया। तो वो बोला कि लेक्सी मैकब्राइड ने तुझे ऐड किया और वो पर्सनली तेरे हाथ के लिए दवाई खरीदने गई है। तो मैंने कहा कि मेरा स्कूटर एक रईस की मौत मरा है। जिस पर रयान थोड़ा रुका और फिर सिर हिलाकर बोला कि ये भी सही है। और 5 मिनट बाद लेक्सी एक छोटा सा व्हाइट प्लास्टिक बैग लेकर वापस आई, जिसमें से उसने पानी की एक बोतल, डिसइंफेक्टिंग वाइप्स और पट्टियों का एक पैकेट निकाला और कहा कि पहले इस खरोंच को साफ करो। और मैं उस बोतल को देखता रह गया, जो कि एक नॉर्मल पानी की बोतल थी, जिस पर अभी भी कन्वीनियंस स्टोर का लेबल लगा हुआ था, जिसका नाम बैलर्स था। और लेक्सी ने उसका ढक्कन खोला और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। और जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस बोतल को टच किया, ठीक उसी इंस्टेंट पर मेरे दिमाग में सिस्टम ब्लास्ट हुआ और आवाज आई डिंग, क्वालिफाइड गॉडेस पेंडिंग डिटेक्टेड, टारगेट एस मैकब्राइड, होस्ट पर खर्च की गई अमाउंट $2, बिगिनर प्रोटेक्शन मल्टीप्लायर एक्टिवेटेड, कैशबैक मल्टीप्लायर टाइम्स 1 मिलियन और कैशबैक अमाउंट पूरे $2 मिलियन है, जो होस्ट के प्राइवेट अकाउंट में लीगली ट्रांसफर कर दी गई है। और मैं पूरी तरह से फ्रीज हो गया, जहां मेरा हाथ बोतल के पास हवा में ही अटका रह गया और पूरे 3 सेकंड के लिए मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था कि तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन की वाइब्रेशन हुई, जो एक बैंक अलर्ट था कि आपके अकाउंट एंडिंग 9927 में $2 मिलियन का डिपॉजिट रिसीव हुआ है और अब आपका अवेलेबल बैलेंस $0.02023.86 है। और एक मोमेंट के लिए मुझे सच में लगा कि क्या मैं भी थंडर के साथ मर चुका हूं और ये मरने के बाद की दुनिया है, क्योंकि पूरे $2 मिलियन यानी $1-2 की पानी की बोतल पूरे $2 मिलियन में बदल चुकी थी, जिससे मेरे घुटने बस जवाब देने ही वाले थे। पर बाहर से मैंने अपने चेहरे को एकदम शांत रखा, भले ही अंदर से मेरी आत्मा पार्किंग लॉट में सनग्लासेस पहनकर बैकफ्लिप्स मार रही थी। और लेक्सी ने मुझे ऐसे खोया हुआ देखा तो उसने थोड़ी बहुत सिकोड़ी और पूछा कि क्या दर्द हो रहा है। तो मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा कि दर्द। मिस मैकब्राइड, आपने पानी की एक बोतल से मेरे पूरे खानदान को पुनर्जीवन दे दिया है। और मैंने धीरे से उस पानी का एक घूंट लिया, जिसका टेस्ट मुझे बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम जैसा लगा। और मैंने एकदम शांति से कहा कि नहीं, अब काफी बेहतर फील हो रहा है। जिसे सुनकर लेक्सी का एक्सप्रेशन पलक झपकते ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया और मिया ने उसकी तरफ झुककर थोड़े लाउड तरीके से फुसफुसाते हुए कहा कि लेक्सी, ये इस तरह पानी क्यों पी रहा है, जैसे किसी 100 साल पुरानी वाइन को टेस्ट कर रहा हो। तो मैंने मन में कहा कि क्योंकि ये बोतल पूरे $2 मिलियन की है मिस पिंक ड्रेस, और क्योंकि ये पानी मेरी ट्यूशन फीस, मेरे पेरेंट्स का कर्ज, मेरा रेंट सब कुछ चुका सकता है। और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाएगा कि मैं थंडर के लिए एक सोने का ताबूत खरीद सकूं। और तभी लेक्सी ने एक डिसइंफेक्टिंग वाइप निकाला और कहा कि अपना हाथ मुझे दो, पर मैं इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हट गया और कहा कि मैं खुद कर सकता हूं।
जिस पर वो वही रुक गई और आसपास खड़े स्टूडेंट्स तो फिर से पागलों की तरह रिएक्ट करने लगे कि भाई इस बंदे ने लेक्सी की हेल्प को रिजेक्ट कर दिया। उसने लेक्सी मैकब्राइड को रिजेक्ट कर दिया। ये लड़का या तो बहुत बहादुर है या फिर सुसाइडल है। और मिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, जहां उसकी आंखों में गॉसिप की चमक साफ दिख रही थी, और वो बोली कि इंटरेस्टिंग। वही लेक्सी ने अपनी आंखें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा, क्योंकि न जाने क्यों मेरा मना करना उसके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जगा चुका था। और वो बोली कि चोट मेरी वजह से लगी है, इसलिए इसे मैं ही हैंडल करूंगी। जहां उसकी टोन एकदम शांत थी, पर उसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। और मैं थोड़ा हिचकिचाया कि अगर वो इस वाइब को मुझ पर यूज करती है तो क्या इसे भी सिस्टम्स पेंडिंग में काउंट करेगा। पर सिस्टम बिल्कुल खामोश रहा, जिसका मतलब था कि कोई दूसरा डिंग नहीं होने वाला। और लेक्सी ने मेरा हाथ थाम लिया, जहां उसकी उंगलियां एकदम ठंडी और सॉफ्ट थी। और उसने ध्यान से खरोंच को साफ किया और फिर बड़े सीरियस चेहरे के साथ मेरी उंगली पर पट्टी लपेट दी। और पूरा पार्किंग लॉट इस नजारे को ऐसे देख रहा था जैसे कोई नेशनल सेरेमनी चल रही हो, जहां रयान पीछे मुंह खोले खड़ा था। और मैं प्रैक्टिकली उसके थॉट सुन सकता था कि भाई तूने आज की रात एक वेटर की तरह शुरू की थी और एंड में तुझे एक बिलियनर गॉडेस से पर्सनल मेडिकल केयर मिल रही है। और लेक्सी ने काम खत्म करके मेरा हाथ छोड़ दिया और कहा कि लो हो गया। तो मैंने कहा कि थैंक यू, जिस पर उसने रिप्लाई किया कि नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए। और उसने फिर से स्कूटर की तरफ देखा और कहा कि मैं कल किसी को भेजकर इसे टो करवा दूंगी और तुम्हें एक नया स्कूटर भिजवा दूंगी। तो मैंने जल्दी से कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिस पर लेक्सी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा कि क्यों। तो मैंने मन में कहा कि क्योंकि अगर आपने मुझ पर और पैसे खर्च किए तो मेरा बैंक अकाउंट सीधे स्वर्ग सिधार जाएगा। और मैं अभी इसके लिए इमोशनली तैयार नहीं हूं, पर ऑब्वियसली मैं ये बात उसे बोल नहीं सकता था। इसलिए मैंने एकदम शांति से जवाब दिया कि ये बस एक स्कूटर है, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगी। और जैसे ही मैंने ये कहा, लेक्सी की नजरें एकदम बदल गई, जहां उसकी आंखों में पहले कंफ्यूजन और फिर इंटरेस्ट की एक छोटी सी झलक दिखी, क्योंकि वो लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों से मिली होगी जो मैकब्राइड फैमिली से पैसे ऐंठने के लिए नुकसान को बढ़ा चढ़ाकर बताते, पर यहां मैं था जो अपना इकलौता ट्रांसपोर्ट पूरी तरह तबाह होने के बाद भी बड़े आराम से मुआवजे को मना कर रहा था। तो उसकी नजरों में मैं शायद बहुत नोबल, दुनियादारी से दूर और मिस्टीरियस लग रहा था, पर रियलिटी यह थी कि मैं अंदर से डरा हुआ था कि अगर कोई और डिपॉजिट आया तो कहीं मेरा पुराना बैंक ऐप क्रैश न हो जाए। और मिया ने लेक्सी के पास झुककर धीरे से फुसफुसाया, जो मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि लेक्सी, ये बंदा बाकी सबसे अलग है। और ये सुनकर मैंने हल्की सी खांसी की और मन में कहा कि अलग, हाँ भाई, अलग लेवल का ब्रो, अलग लेवल का पैनिक और एक अलग लेवल का ढोंग, जो मैं उस $2 मिलियन के नोटिफिकेशन पर मन ही मन चीखने को छुपाने के लिए कर रहा था। और लेक्सी ने मुझे एक और सेकंड के लिए स्टडी किया और पूछा कि तुम्हारा मेजर क्या है। तो मैंने कहा बिजनेस। फिर उसने पूछा ईयर, तो मैंने कहा सेकंड। और उसने पूछा कि क्या तुम अक्सर बैंक्वेट्स में काम करते हो। तो मैंने कहा कि जब भी मौका मिल जाए। और उसकी नजरें मेरे रेंटेड सूट से होती हुई मेरे घिसे हुए फोन और फिर उस मरे हुए स्कूटर पर गई, जहां उसका एक्सप्रेशन अब एकदम अनरीडेबल हो चुका था। और मुझे अचानक नर्वसनेस फील होने लगी, इसलिए नहीं कि वो ब्यूटीफुल थी, बल्कि इसलिए क्योंकि जब अमीर लोग कुछ सोचने लगते हैं तो उसका मतलब होता है कि किसी की इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। और इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, तभी एक ब्लैक रोल्स रॉयस पार्किंग लॉट में आकर रुकी और वो कार लेक्सी की पोर्श के बगल में आकर बड़े स्मूथली रुक गई, जहां सूट पहने हुए एक मिडिल एज ड्राइवर ने जल्दी से बाहर आकर कार का पिछला दरवाजा खोला और अंदर से एक महिला बाहर आई, जिसे देखकर पार्किंग लॉट का टेम्परेचर अचानक गिरता हुआ फील हुआ। और वो अपनी लेट 20 में लग रही थी, जिसने एक ब्लैक बिजनेस सूट और पतली सी गोल्ड ईयररिंग पहन रखी थी, जहां उसके लंबे बाल पीछे बड़े सलीके से बंधे हुए थे और उसका चेहरा बेहद स्टनिंग था। और उसे देखते ही मिया तुरंत एकदम सीधी खड़ी हो गई। लेक्सी का एक्सप्रेशन भी थोड़ा बदल गया और उसने कहा, सिस्टर। और तभी मेरा सिस्टम इंटरफेस फिर से टिमटिमा उठा,
पोटेंशियल क्वालिफाइड टारगेट डिटेक्टेड नाम क्लेयर मैकब्राइड गॉडेस कोर 99 आइडेंटिटी एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ मैकब्राइड ग्रुप। स्पेंडिंग क्वालिफिकेशन एलिजिबल ये देखकर मेरी उंगलियां कांपने लगी, क्योंकि 97 स्कोर वाली लेक्सी पहले से इतनी टेरिफाइंग थी और ये बड़ी बहन तो चलती फिरती फाइनेंशियल कयामत थी। और क्लेयर मैकब्राइड की नजरों ने पूरे सीन को स्कैन किया। पोर्श का डैमेज बम्पर, जमीन पर गिरा हुआ स्कूटर, मेरे बगल में खड़ी लेक्सी और मेरे हाथ पर बंधी वो पट्टी, और फाइनली उसकी आंखें मेरे चेहरे पर आकर टिकी, जहां एक ब्रीफ मोमेंट के लिए उसका वो शांत एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेशन सच में रुक गया, और फिर वो मुस्कुराई जो बेहद ब्यूटीफुल होने के साथ साथ एक्सट्रीमली डेंजरस भी था। और क्लेयर ने धीमी आवाज में कहा, लेक्सी, मुझे बताया गया कि तुमने किसी को टक्कर मार दी है। तो लेक्सी ने अपने होंठ भींचते हुए कहा, मैंने इसके स्कूटर को टक्कर मारी है। जिस पर क्लेयर ने थंडर के मलबे को देखा और बोली, अच्छा ऐसा क्या? तो मिया ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, ये बस एक एक्सीडेंट था। लेक्सी ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया था। जिस पर लेक्सी ने उसे घूर कर देखा तो मिया तुरंत रात के आसमान की तरफ देखने लगी और क्लेयर मेरी तरफ बढ़ने लगी, जहां फुटपाथ पर उसके हील्स की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे उसके हर एक कदम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खुद अप्रूव किया हो। और वो बोली, मैं क्लेयर मैकब्राइड हूं। मेरी बहन की वजह से आज रात तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ी। क्या तुम्हें चोट लगी है? तो मैंने कहा, नहीं, बस एक छोटी सी खरोंच है। तो क्लेयर ने पट्टी की तरफ देखा और पूछा, क्या ये लेक्सी ने बांधी है? तो मैंने कहा, हाँ। जिस पर क्लेयर की आंखें थोड़ी घूमी और वो बोली, ये तो बहुत रेयर है। जिससे लेक्सी के कान फिर से लाल हो गए और वो बोली, सिस्टर। पर क्लेयर ने उसे इग्नोर किया और अपने पर्स से एक चमचमाता हुआ ब्लैक कार्ड निकाला और बोली, चूंकि ये हमारी गलती थी इसलिए हम तुम्हें प्रॉपर तरीके से कॉम्पनसेट करेंगे। 5000 स्कूटर के लिए और 10,000 इस परेशानी के लिए। और अगर तुम्हें आगे कोई मेडिकल चेकअप की जरूरत लगे तो बिल सीधे मेरे असिस्टेंट को भेज देना। और उसने वो कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिससे मेरी सांसें अटक गई, क्योंकि 99 गॉडेस स्कोर वाली बंदी से पूरे $15,000 मिलने वाले थे। और अगर इसका मल्टीप्लायर भी पहले जैसा हुआ तो ये अमाउंट न जाने किसमें बदल जाएगी। पर फिर मैंने खुद से कहा कि नहीं, शांत रह ब्रैंडन, क्योंकि हो सकता है कि बिगिनर प्रोटेक्शन पीरियड अब खत्म हो चुका हो और मल्टीप्लायर इस बार छोटा हो, शायद सिर्फ डबल हो। पर फिर भी 15,000 का डबल $30,000 होता है, जो कि बुरा नहीं था। लेकिन क्या होगा अगर ये उससे भी ज्यादा हुआ? क्या होगा अगर इस ट्रांजैक्शन ने मेरे बैंक अकाउंट को फिर से हैक कर दिया और वो ब्लैक कार्ड हम दोनों के बीच एक मना किए गए खजाने की तरह मंडरा रहा था, जहां सब लोग टकटकी लगाए देख रहे थे। और रयान तो मेरी तरफ से बेहोश होने के लिए बिल्कुल रेडी था, जबकि लेक्सी मुझे चुपचाप देख रही थी। और क्लेयर की स्माइल और गहरी हो गई, क्योंकि नॉर्मली कोई भी इंसान इस पैसे को तुरंत झपट लेता, पर मैं तो बस 5 मिनट पहले ही एक मिलियनियर बना था। और अभी तक मैं इस बात को ठीक से पचा भी नहीं पाया था कि अब मैं बिना किसी गिल्ट के नूडल्स में एक्स्ट्रा मीट अफोर्ड कर सकता हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था और मैंने बड़े प्यार से उस कार्ड को पीछे धकेलते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस मैकब्राइड। और उस रात दूसरी बार पूरे पार्किंग लॉट में ऐसा सन्नाटा छाया जैसे सब मर चुके हों, जहां मिया की आंखें फटी की फटी रह गई। रयान ने अपना छाती पकड़ ली और पास खड़े किसी बंदे ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या उसने क्लेयर मैकब्राइड के पैसों को मना कर दिया? और क्लेयर ने मेरी तरफ देखा, जहां उसकी आंखों में सरप्राइज साफ चमक रहा था। और लेक्सी भी एकदम हैरान लग रही थी, पर मैंने उन्हें अपनी सबसे पोलाइट स्माइल दी और कहा, यह बस एक पुराना स्कूटर था। मिस लेक्सी पहले ही माफी मांग चुकी है और मेरे हाथ का इलाज भी कर दिया है, तो मेरे लिए इतना ही काफी है। और ये शब्द सुनने में इतने शांत, डिग्निफाइड और हीरोइक लग रहे थे कि कोई भी इंप्रेस हो जाए। लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद पर चिल्ला रहा था, ब्रैंडन, क्या तू पागल है? वो गॉडेस के पैसे थे, सिस्टम क्वालिफाइड पैसे थे और पोटेंशियली एक और फाइनेंशियल मिरेकल था। पर मेरे अंदर के एक दूसरे हिस्से ने धीरे से फुसफुसाया, जल्दबाजी मत कर, तू अभी इस सिस्टम को ठीक से समझता भी नहीं है और अगर तूने लालच दिखाया तो उन्हें शक हो जाएगा। इसलिए अभी लोकी रह
मिस्टीरियस बना रहे और प्लॉट को थोड़ा पकने दे। क्लेयर ने धीरे से अपना कार्ड वापस खींच लिया और उसकी नजरें अब इंटरेस्ट के साथ और तेज हो गई कि तुम मैकब्राइड फैमिली से मुआवजे को मना कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं जरूरत से ज्यादा मुआवजे को मना कर रहा हूँ, जिस पर वो बोली कि नॉर्मली लोग इसे जरूरत से ज्यादा नहीं कहेंगे। तो मैंने जवाब दिया कि मैं नॉर्मल लोगों जैसा नहीं हूँ, और ये कहते ही मेरा मन किया कि मैं खुद को एक थप्पड़ मारूं कि भाई ये सुनने में इतना कूल क्यों लगा, और मेरे मुंह को किसी मेल लीड की तरह डायलॉग मारने की परमिशन किसने दी थी। और क्लेयर ने एक लंबे सेकंड के लिए मुझे घूर कर देखा और फिर वो धीरे से मुस्कुराई, जिसकी आवाज एकदम लाइट, एलिगेंट और न जाने क्यों टेरिफाइंग थी। और वो मेरी तरफ देखते हुए ही बोली कि लेक्सी, तुम्हारा ये क्लासमेट तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो लेक्सी ने सपाट आवाज में रिप्लाई किया कि ये मेरा क्लासमेट नहीं है, ये सेकंड ईयर में है, जिससे क्लेयर की स्माइल और बढ़ गई कि अच्छा तुमने पहले ही पूछ लिया। और ये सुनकर लेक्सी एकदम चुप हो गई और मिया का गॉसिप रेडार तो मानो पूरी तरह ब्लास्ट हो गया। और मैंने अपना गला साफ करते हुए कहा कि अगर अब और कुछ नहीं है तो मुझे चलना चाहिए। और मैं नीचे झुका और मैंने थंडर को उठाने की कोशिश की, पर तभी उसका फ्रंट व्हील तुरंत निकलकर अलग हो गया और क्लैंग की आवाज हुई, जिससे सब लोग उसे देखने लगे। मैंने भी उसे देखा और मन में कहा कि थंडर मेरे भाई, क्या तू मेरी इस मिस्टीरियस रईस वाली परफॉर्मेंस के बीच मेरी बेइज्जती कराना बंद नहीं कर सकता। तभी रयान तुरंत भाग कर आया और बोला कि मैं हेल्प करता हूं, और हम दोनों ने मिलकर स्कूटर की उस लाश को उठाया। और क्लेयर ने 2 सेकंड तक हमें स्ट्रगल करते हुए देखा और फिर अपने ड्राइवर की तरफ मुड़कर बोली कि एक टो ट्रक का अरेंजमेंट करो। तो मैंने ऑटोमेटिकली कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिस पर क्लेयर ने अपनी एक भौं उठाई और मैं वहीं रुक गया क्योंकि ड्राइवर पहले ही कॉल कर चुका था। और लेक्सी एक कदम आगे बढ़ी और इस बार उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, जिसमें एक असली गिल्ट साफ दिख रहा था कि कम से कम हमें इसे टो तो करवा लेने दो। और मैंने उसकी तरफ देखा क्योंकि अपने उस कोल्ड ऑरा और बिलियनर बैकग्राउंड के बावजूद वो सच में इस बात से परेशान लग रही थी कि जो कुछ भी हुआ और अगर मैंने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया तो चीजें बस ऑकवर्ड हो जाती। इसलिए मैंने सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, थैंक यू, जिससे लेक्सी के कंधे थोड़े रिलैक्स हुए। और तभी दिमाग में डिंग हुआ और एक छोटा सा सिस्टम प्रॉम्प्ट सामने आया कि होस्ट ने 2 क्वालिफाइड गॉडेसेस के सामने कामयाबी के साथ लोकी डिग्निटी को मेंटेन किया है, जिसके रिवॉर्ड में मुझे ऑरा ऑफ मिस्टीरियस रिस्ट्रेंट मिला। और इसका इफेक्ट यह था कि अमीर लोग अब और भी ज्यादा ये मानेंगे कि होस्ट का कोई छुपा हुआ तगड़ा बैकग्राउंड है। और मैं उस प्रॉम्प्ट को देखता रह गया कि ये किस तरह का बकवास रिवॉर्ड है। मिस्टीरियस रिस्ट्रेंट, वेल्दी ऑब्जर्वर्स, सिस्टम मुझे पैसे चाहिए, ये वाइब्स नहीं। पर तभी मैंने क्लेयर के एक्सप्रेशन को नोटिस किया, जो मुझे ऐसे स्टडी कर रही थी जैसे मैं कोई सीलबंद सीक्रेट डॉक्यूमेंट हूं। और लेक्सी भी मुझे देख रही थी, जिसकी नजरों में अब कोल्डनेस नहीं बल्कि एक क्यूरियोसिटी थी। और मिया ने रयान की तरफ झुककर धीरे से फुसफुसाया कि क्या तुम्हारा फ्रेंड सीक्रेटली कोई अमीर बंदा है। और रयान ने, भगवान उसकी इस उथल पुथल भरी आत्मा को शांति दे, पहले मेरे रेंटेड शूज को देखा, फिर मेरे चेहरे को देखा और फिर मैकब्राइड सिस्टर्स की तरफ देखकर बड़े आराम से बोला कि ऑनेस्टली अब तो मुझे भी यही लगने लगा है। और मैंने मन में कहा कमीना गद्दार। और 10 मिनट बाद तो ट्रक वहां आ गया और जब ड्राइवर थंडर के मलबे को लोड कर रहा था, तब क्लेयर ने मुझे एक बिजनेस कार्ड थमाया जो ब्लैक, मिनिमलिस्टिक और काफी हैवी था, जिस पर क्लेयर मैकब्राइड, एक्टिंग प्रेसिडेंट, मैकब्राइड ग्रुप लिखा था। और वो बोली कि अगर आज रात के बाद कोई भी इश्यू हो तो मुझसे सीधे कांटेक्ट करना। मैंने उस कार्ड को बड़े ध्यान से ले लिया, पर सिस्टम में कोई डिंग नहीं हुआ, जिसका मतलब था कि बिजनेस कार्ड सेफ थे। और शायद लेक्सी अपनी बहन के बगल में खड़ी थी और उसकी उंगलियां हल्के से उसके फोन को पकड़े हुए थी। और वो बोली कि हम पहले से ही कनेक्टेड हैं, जिस पर क्लेयर ने उसकी तरफ देखा तो लेक्सी ने अपनी नजरें फेर ली। और मिया का एक्सप्रेशन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं बाद में इस पर बहुत डिटेल में बात करने वाली हूं। और मैंने कार्ड को अपनी जेब में रख लिया और कहा थैंक यू। तो क्लेयर ने सिर हिलाया
कि फिर हम तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जाने से पहले लेक्सी ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कहा कि मुझे तुम्हारे स्कूटर के लिए सच में बहुत दुख है। तो मैंने हल्की सी स्माइल के साथ कहा कि वो बड़ी शान से शहीद हुआ है, जिसे सुनकर मिया जोर से हंस पड़ी और लेक्सी के होंठ भी आधे सेकंड के लिए थोड़े से हिले, जो बहुत ही हल्का सा था। और फिर मैकब्राइड सिस्टर्स उस रोल्स रॉयस में बैठ गई और जैसे ही रोल्स रॉयस वहां से निकली, रयान ने आखिरकार मेरे दोनों कंधों को पकड़ा और मुझे हिलाते हुए बोला कि ब्रैंडन सैंडर्स, ये क्या था भाई? ये किस तरह का मेल लीड वाला बकवास ड्रामा था? तो मैंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता, जिस पर वो बोला कि लेक्सी मैकब्राइड ने तेरे लिए पानी खरीदा, तेरे हाथ पर पट्टी बांधी, तुझे कांटेक्ट में ऐड किया और उसकी बहन ने तुझे एक बिजनेस कार्ड दिया। तो मैंने शांति से कहा कि हाँ, और वो चिल्लाया कि और तूने पूरे $15,000 मना कर दिए। तो मैंने भारी मन से उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे पता है, जिस पर रयान ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैंने पर्सनली गरीबी की बेइज्जती कर दी हो और बोला कि क्या तू बीमार है? तो मैंने अपना फोन निकाला और फिर से अपना बैंक ऐप चेक किया, जहां बैलेंस अभी भी वही था, यानी पूरे $2,002,023.86, जिसका मतलब था कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था और मैं सच में अमीर हो चुका था। उन दोनों को एक थप्पड़ मारा और कहा कि उसने तुम्हारा स्कूटर क्रैश किया है, तुम्हारा दिल नहीं, इसलिए नॉर्मल एक्ट करो। तो मैंने टाइप किया कि हाँ, जिस पर उसका मैसेज आया कि बहुत अच्छे, अपने डॉम का एड्रेस भेजो। तो मैं थोड़ा रुका और सोचा क्यों, तो उसका तुरंत रिप्लाई आया कि तुम्हारे रिप्लेसमेंट स्कूटर के लिए मेरे हाथ वही रुक गए और मेरा सिस्टम इंटरफेस खुद ब खुद किसी लालची नेवले की तरह खुल गया, जैसे उसे स्नैक्स की खुशबू आ गई हो। और स्क्रीन पर फ्लैश हुआ कि पोटेंशियल स्पेंडिंग इवेंट डिटेक्टेड, स्पेंडर ले मैकब्राइड, एस्टिमेटेड स्पेंडिंग रेंज $30,000 से $15,000, कैशबैक मल्टीप्लायर अननोन, प्लीज मेंटेन नेचुरल बिहेवियर। और मैंने एक गहरी सांस ली कि नेचुरल बिहेवियर कैसे रखूं, और मैंने टाइप किया कि तुम्हें इसे किसी महंगी चीज से रिप्लेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो उसने टेक्स्ट में रिप्लाई किया कि मुझे पता है। और उस रिप्लाई को देखकर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ ही था कि तभी उसका दूसरा मैसेज आ गया कि इसीलिए मैंने बस एक नॉर्मल सा ही चूज किया है। और तभी एक फोटो लोड हुई, जिस पर मैंने टैप किया तो मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से बाहर निकल गई, क्योंकि वो कोई नॉर्मल स्कूटर नहीं था, बल्कि वो मैट ब्लैक कलर का एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर था, जिसमें गोल्ड ट्रिम, हाइड्रोलिक सस्पेंशन, एक स्मार्ट डैशबोर्ड, एंटी थेफ्ट जीपीएस, लेदर सीट और एक ऐसा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था जिसमें अर्बन मोबिलिटी एलिगेंस जैसे शब्दों का यूज किया गया था। और जब मैंने उसकी प्राइस पर जूम किया तो वो पूरे $18,000 का था, जिससे मैं फोन फेंकने ही वाला था कि नॉर्मल। मिस मैकब्राइड, इस मशीन की कीमत कुछ लोगों की कारों से भी ज्यादा है और मेरा वो मरा हुआ थंडर सिर्फ $80 का था। तो ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, बल्कि ये थंडर का 10,000 साल तक तपस्या करने के बाद हुआ पुनर्जन्म था। और मैंने जल्दी से टाइप किया कि ये बहुत ज्यादा है। तो उसने रिप्लाई किया कि इसकी सेफ्टी रेटिंग्स बहुत अच्छी है। और फिर उसका मैसेज आया कि इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट $19,000 है। तो इससे पहले कि मैं कोई रिप्लाई देता, उसने एक और मैसेज भेज दिया कि मैं पेमेंट कर चुकी हूं और ये अगले 30 मिनट में तुम्हारे डॉम पर पहुंच जाएगा। और तभी मेरे सिस्टम ने डिंग किया कि क्वालिफाइड गॉडेस, स्पेंडिंग डिटेक्टेड, टारगेट लेक्सी मैकब्राइड, होस्ट पर खर्च की गई अमाउंट $18,000, कैशबैक मल्टीप्लायर टाइम्स 2000 और कैशबैक अमाउंट पूरे $37,776,000 है, जो होस्ट के प्राइवेट अकाउंट में लीगली ट्रांसफर कर दी गई है। और मेरी सांसें बिल्कुल रुक गई, जिसके 1 सेकंड बाद ही मेरे बैंकिंग ऐप का नोटिफिकेशन आ गया कि बैंक अलर्ट, आपके अकाउंट एंडिंग 0927 में डिपॉजिट रिसीव हुआ है और अब आपका अवेलेबल बैलेंस पूरे $39,776,023.86 है। और मैं उस नंबर को घूरता रह गया कि पूरे $39 मिलियन। सॉरी गाइज, आगे का स्टोरी का फाइल करप्ट हो गया, इसलिए इतना ही डाला, तो माफ करना। अब आगे मैं कोई न्यू स्टोरी डालूंगा। मैंने कीमत पर जूम किया, $18,000। मेरा तो फोन फेंकने का मन कर गया। नॉर्मल है मिस मैकब्राइड?
वो मशीन कुछ लोगों की कारों से भी ज्यादा महंगी थी। मेरा पुराना थंडर सिर्फ $80 का था। ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं था। ये तो ऐसा था जैसे थंडर ने 10,000 साल की साधना करके पुनर्जन्म लिया हो। मैंने जल्दी से टाइप किया, ये बहुत ज्यादा है। उसने जवाब दिया, इसकी सेफ्टी रेटिंग बहुत अच्छी है। फिर उसने लिखा, लगभग $19,000 की है। मैं स्क्रीन को घूर ही रहा था कि उससे पहले ही उसका अगला मैसेज आ गया, मैं पेमेंट पहले ही कर चुकी हूं। 30 मिनट में तुम्हारे डॉम पहुंच जाएगी। तभी मेरा सिस्टम बजा। डिंग। योग्य देवी द्वारा खर्च का पता चला। लक्ष्य लेक्सी मैकब्राइड। होस्ट पर खर्च की गई राशि $18,000। कैशबैक मल्टीप्लायर 2000। कैशबैक राशि 37,776,000। धनराशि कानूनी रूप से होस्ट के निजी खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। मेरी सांस ही रुक गई। 1 सेकंड बाद बैंकिंग ऐप का नोटिफिकेशन आया। बैंक अलर्ट, आपके खाते 0927 में 37,776,000 जमा किए गए हैं। उपलब्ध बैलेंस 39,776,023.86। मैं उस नंबर को घूरता रह गया। $39 मिलियन सिर्फ एक स्कूटर से। लेक्सी मैकब्राइड ने मुझे सिर्फ आने जाने का साधन नहीं दिया था, उसने मुझे सीधे उस अमीरी के लेवल पर पहुंचा दिया था जिसे मैं अब तक सिर्फ विलेन की एंट्री में देखता था। मैंने धीरे से फोन नीचे रखा। तभी रायन जाग गया। उसने सिर उठाया, बाल हर दिशा में खड़े थे और मुझे घूरते हुए बोला, तू ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे जिंदगी की आंसर की मिल गई हो? मैंने तुरंत फोन कंबल के नीचे छिपा दिया। कुछ नहीं। रायन की आंखें सिकुड़ गई। तीसरी बार कुछ नहीं। बहुत संदिग्ध है। मैंने कहा, बस थका हुआ हूं। वो बोला, तू तो लाश की तरह सोया था। मैं बड़बड़ाया, अमीर लाश। क्या? कुछ नहीं। चौथी बार कुछ नहीं। मैं बिस्तर से उठा और तौलिया लेकर बाथरूम चला गया। दरवाजा लॉक करने के बाद सिंक के सहारे खड़ा हुआ और फिर बैंक ऐप खोली। पैसे अभी भी वही थे। आईने में मेरा चेहरा दिख रहा था, पूरी तरह अपग्रेड हुआ चेहरा। डॉम वाले बिखरे बाल और ऐसे आदमी का एक्सप्रेशन जो बहुत जल्दी अमीर बन गया हो, लेकिन अभी भी उसके पास छेद वाले 3 जोड़ी मोजे हों। सिस्टम फिर मेरी नजर के सामने तैर गया। चार्म लेवल 98। मेन फंक्शन गॉडेस कैशबैक। स्पेशल ऑरा मिस्टीरियस रिस्ट्रेंट। करंट स्टेटस पब्लिकली पुअर, सीक्रेटली रिच। मैं आखिरी लाइन को घूरता रह गया। सबके सामने गरीब, असल में अमीर। सुनने में काफी कूल लग रहा था, लेकिन तनाव वाला भी, क्योंकि सबके सामने गरीब होने का मतलब था कि मुझे यह भी समझाना पड़ेगा कि $19,000 का स्कूटर मेरे डॉम में क्यों आ रहा है। आधे घंटे बाद मुझे जवाब मिल गया। मैं अभी कपड़े पहनकर तैयार ही हुआ था कि पूरा डॉम बिल्डिंग हिल उठा। नीचे से किसी ने चिल्लाया, ओए, बाहर लग्जरी डिलीवरी ट्रक आया है। दूसरी आवाज आई, किसने किसी सेलिब्रिटी वाली गाड़ी मंगाई है? रायन खिड़की की तरफ भागा और पर्दा खींचकर खोल दिया। फिर वो जम गया। धीरे धीरे उसने मेरी तरफ सिर घुमाया। ब्रांडन। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैं अपने जूते के फीते बांधने में बहुत बिजी हूं। क्या? रायन बोला, नीचे तुम्हारे नाम का एक मैट ब्लैक इलेक्ट्रिक मॉन्स्टर खड़ा है। ये क्यों? मैंने बाहर झांका। डॉम के सामने एक डिलीवरी ट्रक खड़ा था जिस पर एक बेहद स्टाइलिश लोगो बना हुआ था। 2 यूनिफॉर्म पहने स्टाफ सदस्य बड़ी सावधानी से लेक्सी द्वारा चुना गया स्कूटर उतार रहे थे। उसकी मैट ब्लैक बॉडी सुबह की धूप में चमक रही थी। हैंडल के पास लगी छोटी सी सुनहरी प्लेट पर लिखा था, फॉर ब्रांडन सैंडर्स। रायन का मुंह खुला का खुला रह गया। ट्रक के आसपास छात्रों की भीड़ जमा हो गई थी। सबके हाथ में फोन थे और आंखों में हैरानी। एक छात्र चिल्लाया, क्या ये नया वेरोन X9 इलेक्ट्रिक क्रूजर है? इस साल सिर्फ 500 यूनिट निकली है। सुना है इसमें स्मार्ट सस्पेंशन और फेशियल रिकॉग्निशन भी है। हमारे डॉम में इसे किसने खरीदा? रुको, टैग पर ब्रांडन सैंडर्स लिखा है।
ये सुनते ही भीड़ की नजरें हमारी खिड़की की तरफ उठ गई। मैं तुरंत पर्दे से पीछे हट गया, जैसे चांदनी चुराते पकड़ा गया कोई अपराधी हूं। रायन ने मेरे कंधे पकड़ लिए। भाई, सच सच बता, क्या लेक्सी मैकब्राइड ने तुझे दहेज भेज दिया है? मैंने कहा, यह थंडर का मुआवजा है। रायन ने सिर पकड़ लिया। थंडर मरा और बैटमैन के स्कूटर बनकर वापस आ गया? मुझे पता है। तुझे समझ है ये कितना पागलपन लग रहा है? हाँ, अच्छा है, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आ रहा। नीचे डिलीवरी वाले ने मुझे फोन कर दिया। अब मेरे पास नीचे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मैं डॉम के मुख्य दरवाजे से बाहर निकला, भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बंट गई। ये मेरे लिए नया था। आमतौर पर लोग सिर्फ सेलिब्रिटी, अमीर बच्चों या गर्म सूप लेकर जा रहे व्यक्ति के लिए रास्ता छोड़ते थे। आज वे मेरे लिए हट रहे थे। डिलीवरी वाले ने प्रोफेशनल मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर ब्रांडन सैंडर्स? जी, ये वाहन मिस लेक्सी मैकब्राइड द्वारा खरीदा गया है। कृपया इसकी स्थिति जांच लें और यहां हस्ताक्षर करें। बस फिर क्या था? फुसफुसाहटों का विस्फोट हो गया। लेक्सी मैकब्राइड ने खरीदा? कैंपस की देवी ने ब्रांडन को स्कूटर गिफ्ट किया? वो तो कल ही कॉलेज में आई थी। ये कहानी इतनी तेज कैसे बढ़ रही है? मुझे लगा मेरा सिर झंझना रहा है। मैंने जल्दी से साइन किए और मन ही मन प्रार्थना की कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। डिलीवरी वाले ने मुझे स्मार्ट की दी फेशियल रिकॉग्निशन लॉक का डेमो दिखाया, विनम्रता से झुका और चला गया। अब वहां सिर्फ मैं, स्कूटर और लगभग 50 छात्र बचे थे जो मेरे रिश्ते की स्थिति का हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे थे। रायन स्कूटर के चारों ओर ऐसे घूम रहा था जैसे किसी संग्रहालय का क्यूरेटर हो। भाई, इसकी डैशबोर्ड तो मेरे चाचा की कार से भी बेहतर है। मैंने शांत चेहरा बनाकर कहा, यह सिर्फ आने जाने का साधन है। पास खड़े एक छात्र ने हंसते हुए कहा, सिर्फ आने जाने का साधन? इसकी कीमत लगभग $20,000 है। तभी एक और लड़के ने हाथ बांधकर पूछा, ब्रांडन, तू लेक्सी मैकब्राइड के इतना करीब कब से हो गया? मैंने उसकी तरफ देखा। उसका नाम लुकास स्नीड था। दूसरे वर्ष का फाइनेंस छात्र, अमीर परिवार, महंगी घड़ी और ऐसी मुस्कान जो हमेशा ब्याज वसूलने के लिए तैयार लगती थी। वो मुझे कभी पसंद नहीं करता था। वजह यह थी कि पिछले सेमेस्टर एक ग्रुप प्रेजेंटेशन में मैंने प्रोफेसर के सामने उसकी गणना की गलती सुधार दी थी। उसके अनुसार वो छोटी सी गलती थी। असल में वो $12 मिलियन की गलती थी। मैंने शांत स्वर में कहा, हम करीब नहीं हैं। उसने गलती से मेरा पुराना स्कूटर तोड़ दिया था। ये उसका मुआवजा है। लुकास जोर से हंसा। उस जंग लगे कबाड़ के बदले? चलो ब्रांडन, क्या तुम्हें लगता है हम सब बेवकूफ हैं? मेरा मन हुआ कह दूं, हां, लेकिन आत्मविकास ने मुझे रोक लिया। लुका स्कूटर के और पास आया। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी, हालांकि वो उसे शक का नाम देने की कोशिश कर रहा था। लेक्सी मैकब्राइड किसी रैंडम लड़के पर इतने पैसे यूं ही खर्च नहीं करती। तूने जरूर कुछ किया है। रायन बड़बड़ाया। हां, ये वही खड़ा था जबकि उसने इसका स्कूटर उड़ाया था। लुकास ने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। या फिर तुम सहानुभूति का फायदा उठाकर मैकब्राइड परिवार में घुसने की कोशिश कर रहे हो? भीड़ एकदम शांत हो गई। लो, फिर वही पुराना आरोप। किसी गरीब लड़के को किसी अमीर लड़की से कुछ मिल जाए तो वो पीड़ित नहीं रहता, बल्कि चालबाज कहलाने लगता है। पहले शायद मैं खुद को समझाने की कोशिश करता, लेकिन सिस्टम से मिली रहस्यमयी आभा के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास आ गया था। मैंने लुकास की तरफ शांति से देखा। जो सोचना है सोचो। लुकास वही रुक गया जैसे उसे उम्मीद थी कि मैं बहस करूंगा, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि मूर्खों से बहस करना जलती हुई इमारत में किराया भरने जैसा था। तभी डॉम के बाहर एक काली सेडान आकर रुकी। सबकी नजर उधर घूम गई। पीछे का दरवाजा खुला और ग्रे रंग का प्रोफेशनल सूट पहने एक महिला बाहर निकली। उसके हाथ में कई गारमेंट बैग थे। बाल करीने से बंधे हुए थे।
चश्मा लगा हुआ था और उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो लोगों के तनाव भरे दिन भी शेड्यूल करके चलाती हो। उसने कहा, माफ कीजिए, क्या मिस्टर ब्रांडन सैंडर्स यहां है? सबकी नजर फिर मुझ पर आ गई। मेरी पलक फड़की। अब क्या हो गया? मैं आगे बढ़ा। जी, मैं हूं। महिला मुस्कुराई। सुप्रभात मिस्टर सैंडर्स, मैं मिस क्लेयर मैकब्राइड की सहायक नाओमी हूं। मिस मैकब्राइड ने मुझे आज रात होने वाली चैरिटी नीलामी के लिए आपके औपचारिक कपड़े पहुंचाने भेजा है। भीड़ पूरी तरह खामोश हो गई। क्लेयर मैकब्राइड ने उसके लिए कपड़े भेजे हैं? लुकास का चेहरा बिगड़ गया। रायन ने धीरे से अपना मुंह ढक लिया। मैंने नाओमी की तरफ देखा। औपचारिक कपड़े? जी। मिस मैकब्राइड का कहना था कि निमंत्रण बहुत अचानक आया, इसलिए शायद आपको तैयारी का समय नहीं मिला होगा। तैयारी का समय नहीं मिला होगा? यह बहुत विनम्र तरीका था कहने का कि तुम एक गरीब कॉलेज छात्र हो और शायद अरबतियों से भरे कमरे के लायक कपड़े तुम्हारे पास नहीं हैं। वो सही थी, लेकिन फिर भी यह सुनकर चोट लगी। नाओमी ने गारमेंट बैग मेरी तरफ बढ़ा दिए। अंदर 3 विकल्प है। मिस मैकब्राइड ने सबका भुगतान कर दिया है, यहां तक कि सिलाई और फिटिंग का भी। जरूरत पड़ने पर आज दोपहर एक स्टाइलिस्ट भी आएगा। तभी मेरा सिस्टम ऐसे बजा जैसे किसी स्लॉट मशीन को अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया हो। डिंग। योग्य देवी द्वारा खर्च का पता चला। लक्ष्य क्लेयर मैकब्राइड। होस्ट पर खर्च की गई राशि $60,000 से अधिक। कैशबैक गुणक 500 गुना। कैशबैक राशि $31 मिलियन से अधिक। धनराशि कानूनी रूप से होस्ट के निजी खाते में स्थानांतरित कर दी गई है। मेरी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे देखा भी नहीं। देखने की जरूरत नहीं थी। मेरी आत्मा पहले ही जान चुकी थी। सिर्फ इसलिए कि एक महिला सीईओ को मेरी अलमारी पर भरोसा नहीं था, मैं अब $70 मिलियन से भी अधिक संपत्ति का मालिक बन चुका था। नाओमी बिना ये जाने बोलती रही कि उसने अभी अभी मेरे बैंक खाते में विस्फोट कर दिया है। मिस मैकब्राइड ने आपका पिकअप समय भी पुष्टि करने को कहा है। ड्राइवर शाम 6 बजे पहुंच जाएगा। पिकअप? जी, नीलामी के लिए। मुझे अपनी पीठ पर पड़ती हर नजर महसूस हो रही थी। लुकास ऐसा लग रहा था जैसे उसने बर्फ का टुकड़ा निगल लिया हो। मैंने खुद को शांत रखा। मिस मैकब्राइड को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। नाओमी ने हल्का सा सिर झुकाया। जरूर। फिर वो मुड़ी और चली गई। काली सेडान भी धीरे धीरे वहां से निकल गई। 3 सेकंड तक पूरा माहौल शांत रहा। फिर डॉम का प्रवेश द्वार फट पड़ा। क्लेयर मैकब्राइड ने इसे सूट भेजा। सिर्फ एक नहीं, 3 सूट। शाम 6 बजे पिकअप भी है। ये मैकब्राइड परिवार की नीलामी में जा रहा है। आखिर ब्रांडन सैंडर्स की असली पहचान क्या है? लुकास का चेहरा उतर गया। वो एक कदम आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, ब्रांडन, तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक मुझे अपना बैंक बैलेंस याद आ गया। $70 मिलियन से भी ज्यादा। और ये आदमी अभी भी मुझे उस घड़ी से डराने की कोशिश कर रहा था जो शायद उसके पिता ने खरीदी थी। सोच का फर्क सच में कमाल का था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। लुकास, छोटी सोच वाले लोग हर चीज को खेल समझते हैं। उसका चेहरा सख्त हो गया। ये बात सुनने में काफी गहरी लग रही थी। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि ये लाइन कहां से आई। शायद पैसे आने के बाद नए डायलॉग अनलॉक हो गए थे। रायन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। मैंने कपड़ों वाले बैग उठाए और डॉम के अंदर चला गया। भीड़ फिर रास्ता छोड़ने लगी। इस बार फुसफुसाहटें अलग थी। ये बहुत शांत है। शायद इसकी कोई छिपी हुई पहचान है। गरीब छात्र ऐसे बातें नहीं करते। गलत। गरीब छात्र भी ऐसे बातें करते हैं। बस उनके अकाउंट में $70 मिलियन नहीं होते। कमरे में पहुंचते ही रायन ने दरवाजा बंद कर दिया और मेरी तरफ घूम गया। सब सच सच बता। मैंने कहा, बताने जैसा कुछ नहीं है। रायन ने सिर हिलाया। नहीं ब्रांडन, ये सिर्फ मुआवजा नहीं हो सकता। मुआवजे के साथ 3 लग्जरी सूट
और प्राइवेट ड्राइवर नहीं आते। मैंने बैग बिस्तर पर रख दिए। शायद अमीर लोग हर चीज पूरी तरह करते हैं। रायन ने उंगली मेरी तरफ कर दी। मेरे ही डॉम में मेरा मजाक मत उड़ाओ। हमारे डॉम में जब तक तुम ये नहीं बताते कि मैकब्राइड बहनें तुम्हें किसी रहस्यमयी राजकुमार की तरह क्यों ट्रीट कर रही हैं, मैं मानने वाला नहीं हूं। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हारा स्कूटर तोड़ दिया। मैं बैठ गया। मुझे कोई भरोसेमंद कहानी चाहिए थी। क्या मैं उसे सिस्टम के बारे में बता सकता था? नहीं। अगर मैंने रायन को बता दिया कि खूबसूरत लड़कियां मुझ पर पैसा खर्च करें तो मुझे कैशबैक मिलता है, तो वो मुझे शहर के हर लग्जरी मॉल में घसीट ले जाता और उसे अर्थव्यवस्था बढ़ाना कहता। इसलिए मैंने आधा सच बोला। लेक्सी ने मेरा स्कूटर तोड़ दिया था। क्लेयर शायद नहीं चाहती कि मैकब्राइड परिवार का नाम किसी गॉसिप में आए, इसलिए वे सब कुछ अच्छे से संभाल रहे हैं। रायन कुछ देर मुझे घूरता रहा। यह बात समझ में आती है। मैंने राहत की सांस ली। फिर वो बोला, अगर मेरा दिमाग उबले हुए आलू जितना होता तो। मैंने आह भरी। रायन हंसा। ठीक है, अपने राज अपने पास रखो, रहस्यमयी स्कूटर विधुर। वो नाटकीय अंदाज में बिस्तर पर गिर गया। लेकिन जब तुम मैकब्राइड परिवार में शादी करोगे तो मैं बेस्ट मैन बनूंगा। मैं किसी से शादी नहीं कर रहा। हर कहानी का हीरो दूसरे अध्याय में यही कहता है। मैंने उसे नजरअंदाज किया और बैग खोल दिए। पहला सूट गहरे नीले रंग का था, साधारण लेकिन साफ तौर पर महंगा। दूसरा गहरे ग्रे रंग का था, जिस पर हल्का डिजाइन था, जिसे सिर्फ अमीर लोग नोटिस करते और गरीब लोग खराब करने से डरते। तीसरा सूट काला था। सिर्फ काला नहीं, ऐसा काला जो किसी को देखकर लगे कि उसके पास बहुत पैसा है, कई राज है, और शायद कोई ऐसी इमारत भी है जिसके बाहर नाम तक नहीं लिखा। राय ने तुरंत कहा, यही वाला पहनना। मैंने अभी ट्राई भी नहीं किया। फिर भी यही वाला पहनना। क्यों? अगर नीला वाला पहनोगे तो ऐसे लगोगे जैसे गलती से बुलाया गया कोई स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो। अगर ग्रे वाला पहनोगे तो किसी कंपनी के जूनियर कर्मचारी जैसे लगोगे। लेकिन अगर काला वाला पहनोगे, वो मुस्कुराया, तो ऐसा लगेगा जैसे तुम पूरी नीलामी खरीदने आए हो। मैंने फिर से काले सूट की तरफ देखा। उसकी बात में दम था। उसी दोपहर स्टाइलिस्ट आ गया। डॉम दूसरी बार फटने की कगार पर पहुंच गया। स्टाइलिस्ट ने डराने वाली तेजी से सूट को एडजस्ट किया। 30 मिनट से भी कम समय में उसने उसे ऐसे फिट कर दिया जैसे वो खास मेरे लिए बनाया गया हो। जब मैं आखिरकार आईने के सामने खड़ा हुआ तो मैं भी कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। सिस्टम पहले ही मेरी शक्ल को लगभग अविश्वसनीय स्तर तक अपग्रेड कर चुका था, लेकिन अब काला सूट, चमकते जूते और सलीके से बनाए गए बालों के साथ नतीजा कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। रायन मुझे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, भाई क्या? अब मुझे समझ आया कि लेक्सी का एक्सीडेंट क्यों हुआ था। मैं उसकी तरफ मुड़ा। इसका क्या मतलब है? रायन ने गंभीर चेहरा बनाया। अगर मैं तुम्हें ट्रैफिक में देखता तो शायद मैं भी ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा देता। प्लीज कभी गाड़ी मत चलाना। ठीक शाम 6 बजे एक बेंटली डॉम के बाहर आकर रुकी। तब तक आधे कैंपस को पता चल चुका था कि मैं मैकब्राइड परिवार की चैरिटी नीलामी में जा रहा हूं। जैसे ही मैं काला सूट पहनकर बाहर निकला, आसपास की बातें धीरे धीरे बंद होने लगी। छात्र मुझे घूरने लगे। कुछ लड़कियों ने अपने फोन उठा लिए। यहां तक कि लुकास भी, जो अपने अमीर दोस्तों के साथ खड़ा था, चुप हो गया। उसके एक दोस्त ने फुसफुसाकर पूछा, क्या यह सच में ब्रांडन है? लुकास ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा देखने लायक था। मैंने बेंटली का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने सम्मान से कहा, गुड इवनिंग मिस्टर सैंडर्स। दरवाजा बंद हो गया। गाड़ी आगे बढ़ी तो मैंने आखिरी बार डॉम की तरफ देखा। रायन सबसे आगे खड़ा था और अपनी आंख से नकली आंसू पोंछने का नाटक कर रहा था। वो सच में बेवकूफ था। चैरिटी नीलामी मैकब्राइड ग्रैंड होटल में हो रही थी। मैंने पहले भी उसका नाम सुना था।
शहर का लगभग हर व्यक्ति उसे जानता था। ये ऐसी जगह थी जहां लॉबी में रखे फूलों की जिंदगी शायद पिछले हफ्ते मेरी जिंदगी से बेहतर थी। बेंटली होटल के सामने रुकी। 2 वैलेट तुरंत दरवाजा खोलने आ गए। लाल कालीन सीधे सुनहरे घूमने वाले दरवाजों तक जा रहा था। रिपोर्टर बैरियर के पीछे खड़े थे। कैमरों की फ्लैश के बीच बड़े बड़े मेहमान अंदर जा रहे थे। मेरा पहला ख्याल था कि शायद मैं गलत जगह आ गया हूं। दूसरा ख्याल था कि भाग जाऊं। तीसरा ख्याल था कि मेरे पास $70 मिलियन और एक जादुई पैसा कमाने वाला सिस्टम है। मैं बाहर उतरा। फ्लैश, रिपोर्टर फोटो लेने लगे, शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि बेंटली से उतरने वाला कोई भी व्यक्ति उनके हिसाब से महत्वपूर्ण होता था। जब तक उन्हें समझ आता कि मैं कौन हूं, तब तक देर हो चुकी थी। मेरी तस्वीरें पहले ही कई शानदार एंगल से ली जा चुकी थी। मैं शांत दिखने की कोशिश करते हुए अंदर चला गया। लॉबी शानदार थी। संगमरमर का फर्श, बड़े क्रिस्टल झूमर, बीच में फूलों की विशाल सजावट और ऐसे कर्मचारी जो बिना आवाज किए घूम रहे थे, जैसे उन्हें किसी गुप्त एजेंसी ने ट्रेनिंग दी हो। नाओमी प्रवेश द्वार के पास मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी प्रोफेशनल मुस्कान आधे सेकंड के लिए रुक गई, फिर वो सामान्य हो गई। मिस्टर सैंडर्स, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैंने कहा। धन्यवाद। उसकी नजर कुछ पल मुझ पर टिकी रही और तभी सिस्टम हल्का सा चमका। टारगेट नाओमी हार्ट, गॉडेस स्कोर 91, हाई टियर कैशबैक के लिए योग्य नहीं। मैं पलक झपकाकर रह गया। योग्य नहीं? तो सिस्टम में अलग अलग लेवल भी थे, ये जानना काम का था। नाओमी मुझे प्राइवेट लिफ्ट की तरफ ले गई। मिस क्लेयर मैकब्राइड ऊपर मेहमानों से मिल रही है। मिस लेक्सी मैकब्राइड नीलामी हॉल में है। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। मैं ऊपर बढ़ते फ्लोर नंबर देखता रहा। मेरी हथेलियां शांत थी, जरूरत से ज्यादा शांत। शायद पैसे ने मुझे बदल दिया था, या शायद मैं अभी भी सदमे में था। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो हल्का पियानो संगीत हवा में तैर रहा था। नीलामी हॉल अमीर मेहमानों से भरा हुआ था। बड़े बिजनेस मालिक, मशहूर लोग, कलाकार, ऐसे वारिस जिनकी घड़ियों की कीमत से छोटे गांव चल सकते थे, और ऐसी महिलाएं जिनकी ड्रेस इतनी चमक रही थी जैसे उन्हें सस्ती लाइटिंग से एलर्जी हो। ये मेरी दुनिया नहीं थी, कम से कम कल तक तो नहीं थी। नाओमी मुझे अंदर लेकर गई। लगभग तुरंत कई नजरें मुझ पर टिक गई। पहले मेरे सूट पर, फिर मेरे चेहरे पर, और सबसे ज्यादा नाओमी के मुझसे सम्मान से पेश आने पर। मैं लोगों के दिमाग में उठते सवाल लगभग देख सकता था। ये कौन है? किस परिवार से है? इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? क्या ये विदेश से आया है? हां, अमीर लोगों की दुनिया में किसी अनजान और हैंडसम आदमी के लिए सबसे आसान जवाब हमेशा यही होता है, विदेश से आया होगा। नाओमी मुझे सामने वाली टेबल तक ले गई। वहां लेक्सी बैठी थी। उसने काली शाम की ड्रेस पहन रखी थी और उसके बालों में मोती की क्लिप लगी हुई थी। वो पिछली रात से भी ज्यादा शांत, सलीकेदार और दूर लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी नजर मेरे चेहरे से होते हुए सूट पर रुकी, बस एक पल के लिए। उसके बगल में बैठी मिया ने कहीं ज्यादा ईमानदार प्रतिक्रिया दी। ओह वाह! लेक्सी ने तुरंत उसे घूरा। मिया ने फौरन अपना मुंह ढक लिया। मैंने धीरे बोला था। नहीं, तुमने नहीं बोला था, लेक्सी ने कहा। मैं टेबल के पास पहुंचा। गुड इवनिंग। लेक्सी ने हल्का सा नजरें फेर ली। तुम आ गए। तुमने बुलाया था, मेरी बहन ने बुलाया था, और तुमने मना न करने को कहा था। मिया की आंखें बड़ी हो गई। वो कभी मुझे देखती, कभी लेक्सी को। फिर उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई जैसे उसे कल की सबसे बड़ी खबर मिल गई हो। लेक्सी ने शांति से पानी का गिलास उठा लिया। मेरा मतलब स्कूटर से था। बिल्कुल, मिया बुदबुदाई। ये तो बहुत मजेदार है। लेक्सी ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैं बैठ गया। 30 सेकंड भी नहीं हुए थे कि मुझे
कई दुश्मनी भरी नजरें महसूस होने लगी। उनमें से एक सफेद सूट पहने आदमी की थी, जो 2 टेबल दूर बैठा था। वो लगभग 24 साल का लग रहा था। दिखने में अच्छा था, लेकिन ऐसे तरीके से जो पसंद नहीं आता। वो वाला हैंडसम जो अभ्यास, महंगे स्किन केयर और कभी ना सुनने की आदत से बनता है। मिया ने मेरी नजर पकड़ ली और थोड़ा झुककर बोली, वो मैल्कम येलैक्स है। उसका परिवार मैकब्राइड परिवार के साथ काम करता है। वो पिछले 2 साल से लेक्सी के पीछे पड़ा हुआ है। लेक्सी की आवाज ठंडी हो गई। वो पिछले 2 साल से मुझे परेशान कर रहा है। मिया ने सिर हिलाया। उसके हिसाब से दोनों बातें एक ही है। मैल्कम मुझे खुली नापसंदगी से घूर रहा था। मैंने मन ही मन सांस छोड़ी। जाहिर है, एक ऐसा आदमी होना ही था। किसी भी अमीर परिवार की सभा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वहां कोई जलन से भरा नौजवान अपनी इस कहानी के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार न बैठा हो। थोड़ी देर बाद नीलामी शुरू हो गई। होस्ट मंच पर आया और चैरिटी, कला और समाज की मदद पर एक शानदार भाषण दिया। पहला सामान एक पुराना कीमती फूलदान था। शुरुआती बोली $50,000। एक व्यक्ति ने पैडल उठाया, फिर दूसरे ने। सिर्फ 20 सेकंड में कीमत बढ़कर $1,80,000 तक पहुंच गई। मैं चुपचाप बैठा रहा। ये लोग एक फूलदान के लिए उतना पैसा लगा रहे थे जितना मेरे माता पिता की नूडल्स की दुकान ने कई सालों में नहीं कमाया होगा। मेरा हाथ अपने आप पैडल की तरफ बढ़ा, लेकिन मैं तुरंत रुक गया। नहीं, यूं ही बोली मत लगाओ। तुम्हारे पास अब पैसा है, लेकिन अभी तक तुम्हारा दिमाग पूरी तरह अमीर लोगों जैसा खराब नहीं हुआ है। फूलदान आखिरकार $3,20,000 में बिका। लोगों ने विनम्रता से ताली बजाई। दूसरा सामान एक पेंटिंग थी जो $9,00,000 में बिकी। तीसरा एक हीरे का ब्रेसलेट था जो $14,00,000 में बिक गया। मैं चुपचाप पानी पीता रहा और कोशिश करता रहा कि आत्मा से गरीब न लगूं। फिर चौथा सामान मंच पर आया। एक लग्जरी पुरुषों की घड़ी, लिमिटेड एडिशन, काला डायल। शुरुआती बोली $2,00,000। होस्ट मुस्कुराया। ये घड़ी हैरिंगटन परिवार द्वारा दान की गई है। दुनिया में इसकी सिर्फ 20 यूनिट मौजूद है। मिया मेरी तरफ झुकी। ये घड़ी तुम्हारे सूट के साथ बहुत अच्छी लगेगी। नहीं, मैंने खरीदने को नहीं कहा। तुमने इतनी जोर से सोचा कि मुझे सुनाई दे गया। लेक्सी ने घड़ी की तरफ देखा, फिर मेरी खाली कलाई की तरफ। उसी पल मुझे खतरे का एहसास हो गया। लेक्सी, मैंने धीरे से कहा। उसने मेरी तरफ देखा। नहीं, मैंने कुछ कहा भी नहीं। तुमने मेरी कलाई देखी थी। तुम्हारा वहम है। मिया मुस्कुराई। उसने बिल्कुल देखा था। लेक्सी ने हमें अनदेखा किया और अपना पैडल उठा दिया। $5,00,000। मेरी आत्मा लगभग पानी उगल देती। पूरा हॉल हमारी टेबल की तरफ देखने लगा। होस्ट चमक उठा। मिस लेक्सी मैकब्राइड $5,00,000 की बोली लगाती है। मैं उसकी तरफ झुका। तुम क्या कर रही हो? बोली लगा रही हूं। किस लिए? घड़ी के लिए। क्यों? तुम्हारे पास कोई घड़ी नहीं है। मेरे पास यॉट भी नहीं है। कृपया बात मत बढ़ाओ। लेक्सी के होंठ हल्के से हिले। दूसरी तरफ मैल्कम का चेहरा काला पड़ गया। उसने भी पैडल उठा दिया। $6,00,000। मिया ने फुसफुसाया, ओ नहीं, अब शुरू होगा। लेक्सी ने बिना भाव बदले कहा, $8,00,000। मेरा सिस्टम चमकने लगा। संभावित खर्च की घटना का पता चला। मेरी पीठ पर पसीना आ गया। अगर लेक्सी मेरे लिए $8,00,000 की घड़ी खरीदती तो कैशबैक क्या होगा? यह सोचकर ही डर लग रहा था। मेरा बैंक अकाउंट किसी मोबाइल नंबर जैसा दिखने लगता। मैल्कम ठंडी मुस्कान के साथ बोला, $10,00,000। हॉल में हलचल मच गई। सब जानते थे कि मैल्कम घड़ी के लिए बोली नहीं लगा रहा था। वो लेक्सी से टक्कर ले रहा था। लेक्सी का चेहरा नहीं बदला। $15,00,000। मैंने आंखें बंद कर ली। मिस मैकब्राइड, कृपया। मैं कल तक गरीब था। मेरे दिमाग को इस सब की आदत डालने के लिए थोड़ा समय दो। मैल्कम का जबड़ा कस गया। $20,00,000,
हॉल फिर से गूंज उठा। $2 लाख से शुरू हुई घड़ी अब $20 लाख तक पहुंच चुकी थी। ये पहले ही पागलपन था। लेक्सी ने फिर से पैडल उठाया, लेकिन इस बार बोलने से पहले मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। पूरी टेबल जम गई। मिया की आंखें लगभग चमक उठीं। लेक्सी ने पहले मेरे हाथ को देखा, फिर मुझे। मैंने धीमी आवाज में कहा, मत करो। उसकी भौं हल्की सी हिली। क्यों? क्योंकि ये उसके लायक नहीं है। मेरी आवाज शांत थी। आसपास बैठे हर व्यक्ति ने यह सुन लिया। मैल्कम हंस पड़ा। उसके लायक नहीं? दिलचस्प। क्या तुम कह रहे हो कि हैरिंगटन परिवार की लिमिटेड एडिशन घड़ी मिस मैकब्राइड के पैसे के लायक नहीं है? पूरा हॉल शांत हो गया। जाल बिछ चुका था। अगर मैं हां कहता तो दान देने वाले परिवार का अपमान होता। अगर ना कहता तो लगता मैं मैल्कम से डर गया हूं। जवाब देने से पहले सिस्टम बजा। डिंग। सामाजिक टकराव का पता चला। सुझाया गया जवाब, रहस्यमयी शांति बनाए रखें। सफल होने पर इनाम मिलेगा। मैंने मैल्कम की तरफ देखा, फिर मंच पर रखी घड़ी की तरफ। ये एक अच्छी घड़ी है, मैंने कहा। मैल्कम मुस्कुराया। मैं आगे बोला, लेकिन ये मुझ पर जंचेगी नहीं। होस्ट रुक गया। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। मैल्कम की मुस्कान गायब हो गई। तुम पर जंचेगी नहीं? मैं हल्का सा पीछे झुक गया। मेरी कलाई खाली रहने की आदी है। अपनी कीमत साबित करने के लिए मुझे किसी चमकदार चीज की जरूरत नहीं है। हॉल में पूरी खामोशी छा गई। फिर पास वाली टेबल से किसी ने फुसफुसाया, ये लड़का बात तो कमाल की करता है। एक दूसरे मेहमान ने कहा, यह लाइन सच में अच्छी थी। सफेद बालों वाले एक बिजनेसमैन ने धीरे से सिर हिलाया। उसी समय क्लेयर मैकब्राइड हॉल के किनारे से अंदर आई। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वह चलते चलते रुक गई। फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैल्कम का चेहरा और खराब हो गया। उसने मुझे सस्ता दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह मैं ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने अमीर परिवार का वारिस हूं जिसे साधुओं ने पाला हो। लेक्सी चुपचाप मुझे देख रही थी। कुछ पल के लिए उसकी नजर फिर नरम पड़ गई। फिर उसने अपना पैडल नीचे कर दिया। घड़ी आखिरकार मैल्कम को $20 लाख में मिल गई। तालियां बजी, लेकिन बहुत फीकी, क्योंकि सब जानते थे कि उसने असली कीमत से कहीं ज्यादा पैसे दे दिए थे। मैल्कम का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी ही बोली वाला पैडल निगल लिया हो। मिया मेरी तरफ झुकी। वो बहुत स्मूथ था। तभी क्लेयर हमारी टेबल तक आ गई। लेक्सी, तुम लगभग $20 लाख एक घड़ी पर खर्च करने वाली थी। लेक्सी का चेहरा नहीं बदला। वो उसके सूट से मैच कर रही थी। क्लेयर ने मेरी तरफ देखा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। और मिस्टर सैंडर्स ने तुम्हें रोक दिया? मैंने सिर हिलाया। मुझे महंगे तोहफे लेने की आदत नहीं है। क्लेयर की नजर तेज हो गई। यह संयोजन बहुत दुर्लभ है। मैंने कहा, नहीं मिस मैकब्राइड, गरीब और डरा हुआ होना बहुत आम बात है। नीलामी आगे बढ़ती रही। मुझे लगा घड़ी वाला मामला खत्म हो गया। मैं गलत था, क्योंकि मैल्कम येलैक्स शायद अपनी ही शाम खराब करने की कसम खाकर आया था। छोटे से ब्रेक के दौरान वो हमारी टेबल तक आ गया। उसके हाथ में शैंपेन के 2 गिलास थे और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर मेरा हाथ खुजलाने लगे। मिस मैकब्राइड, मिस लेक्सी, मिया। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। और ये? लेक्सी ने ठंडी आवाज में कहा, मेरा मेहमान। मैल्कम की मुस्कान तन गई। बिल्कुल, मैंने सुना था कि कल रात एक छोटा सा हादसा हुआ था। तुम्हारा स्कूटर टूट गया था, सही? आसपास बैठे कई लोग हमारी तरफ देखने लगे। उसने स्कूटर ऐसे बोला जैसे कोई बीमारी का नाम हो। मैं मुस्कुराया। हां, मैल्कम ने मेरे सूट की तरफ देखा। फिर भी आज रात तुम यहां हो, और काफी शानदार कपड़ों में। मैकब्राइड परिवार सच में बहुत उदार है। बात तकनीकी रूप से सही थी। मैं सच में उन महिलाओं द्वारा खरीदे गए कपड़े पहन रहा था, लेकिन उसका लहजा बेहद बदतमीज था।
मिया ने भौहें चढ़ाई। मैल्कम, परेशान मत करो। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, मिस्टर सैंडर्स, आप किस परिवार से हैं? यह अमीर लोगों का क्लासिक सवाल था। मेरे पास कोई बड़ा परिवार नहीं था, कोई मशहूर नाम नहीं, कोई विदेशी कंपनी नहीं, बस एक नूडल्स की दुकान और एक मां जो अब भी पूछती थी कि मैं ठीक से खाना खा रहा हूं या नहीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी। मैंने मैल्कम की तरफ देखा। सैंडर्स परिवार। वो इंतजार करता रहा। मैं चुप रहा। उसकी मुस्कान सख्त हो गई। मैंने इस परिवार का नाम कभी नहीं सुना। यह सामान्य बात है। सामान्य? मेरे परिवार को शोर पसंद नहीं है। आसपास बैठे लोग तुरंत प्रतिक्रिया देने लगे। शोर पसंद नहीं है? यह विनम्रता भी हो सकती थी। ये अनजान परिवार भी हो सकता था, या फिर अमीर लोगों की कल्पना में ऐसा पुराना अमीर परिवार जो इतना ताकतवर हो कि दुनिया से छिपकर रहे। क्लेयर ने अपना गिलास उठाकर मुस्कान छिपाई। लेक्सी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं या कविता सुना रहा हूं। मैल्कम ने आंखें सिकोड़ ली। अच्छा, तो तुम्हारा परिवार काफी प्रभावशाली होगा। असल में नहीं, मैंने कहा। यह पूरी तरह सच था, लेकिन रहस्यमयी आभा की वजह से सच्चाई भी किसी घमंड जैसी सुनाई दे रही थी। मैल्कम का जबड़ा कस गया। तो शायद आपको अगले सामान में हिस्सा लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। चैरिटी नीलामी तब मजेदार नहीं होती जब लोग सिर्फ देखते रहें। मैंने उसकी तरफ देखा। मतलब साफ था। अगर तुम इतने खास हो तो बोली लगाओ। मिया का चेहरा बदल गया। लेक्सी ने ठंडी आवाज में कहा, मैल्कम। वो मुस्कुराया। क्या? मैं तो सिर्फ मिस्टर सैंडर्स को चैरिटी में योगदान देने का मौका दे रहा हूं। आसपास बैठे कई लोग दिलचस्पी से देखने लगे। ये सबके सामने दी गई चुनौती थी। अगर मैं मना करता तो कमजोर दिखता। अगर बोली लगाता तो असली पैसा खर्च करना पड़ता। सही है, मेरे पास अब $70 मिलियन थे, लेकिन पुरानी आदतें जल्दी नहीं जाती। मेरी आत्मा अब भी $20 से ऊपर की हर चीज को बड़ा फैसला मानती थी। तभी घंटी बजी। अगला सामान मंच पर लाया गया। एक हार, नीले नीलम का पेंडेंट, जिसके चारों तरफ छोटे हीरे लगे थे। रोशनी में वो नीली आग की बूंद जैसा चमक रहा था। होस्ट मुस्कुराया। हमारा अगला सामान एजियोटियर है, जिसे मैडम एलिजा ब्यूमॉन्ट ने दान किया है। शुरुआत बोली $3 लाख। हॉल में हलचल हुई। लेक्सी ने हार की तरफ देखा। पहली बार आज रात उसके ठंडे चेहरे पर हल्का बदलाव आया। मुझे समझ आ गया, उसे ये पसंद आया था। क्लेयर ने भी ये देख लिया। मैल्कम ने भी। वो तुरंत मुस्कुराया। मिस लेक्सी, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। लेक्सी चुप रही। बोली शुरू हुई। 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख। मैल्कम ने पैडल उठाया। $10 लाख। पूरे हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। फिर उसने सीधा मेरी तरफ देखा। मिस्टर सैंडर्स, क्या आप चैरिटी में योगदान नहीं देने वाले थे? अगर रायन यहां होता तो कहता, चुपचाप बैठ और जिंदा रह। मेरे माता पिता कहते, बेवकूफी में पैसा मत उड़ाओ। पुराना मैं शायद सिर झुका लेता, लेकिन अभी वाला मैं अलग था। और पिछले 10 मिनट में ये आदमी मेरे स्कूटर, मेरे सूट और मेरे परिवार का मजाक उड़ा चुका था। सबसे बड़ी बात, लेक्सी ने उस हार को ऐसे देखा था जैसे वो उसे चाहती हो, लेकिन ड्रामा नहीं चाहती थी। मैंने पैडल उठा दिया। $11 लाख। पूरा हॉल मेरी तरफ घूम गया। लेक्सी ठिठक गई। क्लेयर की भौहें ऊपर उठ गई। मिया फुसफुसाई, हे भगवान। मैल्कम की मुस्कान गायब हो गई। फिर वो हंसा। $15 लाख। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। डर से नहीं, इस एहसास से कि बोली लगाना अजीब तरह से मजेदार था। $16 लाख, मैंने कहा। मैल्कम की आंखें सिकुड़ गई। $20 लाख। मैंने हार की तरफ देखा, फिर लेक्सी की तरफ।
अब वो मुझे ही देख रही थी। मैंने हल्की मुस्कान दी। $30 लाख। पूरे हॉल से हैरानी की आवाज निकली। मैल्कम का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। क्लेयर की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह असली दिलचस्पी आ गई। लेक्सी थोड़ा झुककर बोली, ब्रांडन। मैंने कहा, यह चैरिटी के लिए है। उसके होंठ हल्के से खुल गए। मैल्कम ठंडी हंसी हंसा। $40 लाख। मैंने सिर टेढ़ा किया। क्या यह पागल था? शायद। क्या मैं भी पागल होने वाला था? लगता तो यही था। $50 लाख। मैंने कहा। होस्ट की आवाज उत्साह से कांप गई। मिस्टर सैंडर्स $50 लाख की बोली लगाते हैं। पूरा हॉल गूंज उठा। मैल्कम ने अपना पैडल कसकर पकड़ लिया। $50 लाख उस हार की असली कीमत से बहुत ज्यादा थे। अगर वो आगे बढ़ता तो वो बोली नहीं लगा रहा होता, खुद को नुकसान पहुंचा रहा होता। वो मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता रहा। मैं शांत बैठा रहा, अंदर ही अंदर सोच रहा था कि क्या करोड़पति बनने के बाद भी इंस्टेंट नूडल्स उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं। आखिरकार मैल्कम ने जबरदस्ती हंसी निकाली। चूंकि मिस्टर सैंडर्स को ये इतना पसंद है, मैं उनकी खुशी नहीं छीनूंगा। उसने पैडल नीचे रख दिया। डरपोक नहीं, रुको, समझदार। होस्ट ने चारों तरफ देखा। $50 लाख एक बार, $50 लाख 2 बार। $50 लाख में मिस्टर ब्रांडन सैंडर्स को बेचा गया। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। मैंने $50 लाख का हार खरीद लिया था। मेरी आत्मा चुपचाप जाकर किसी कोने में बैठ गई। लेक्सी मुझे घूर रही थी। क्यों? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, तुम्हें यह पसंद था। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे एहसास हो गया कि यह कितना खतरनाक लग रहा था। मिया ने तेज सांस खींची। क्लेयर की आंखें चमक उठीं। लेक्सी पूरी तरह स्थिर हो गई। उसके ठंडे चेहरे में पहली बार हल्की दरार आई और उसके पीछे की उलझन दिखाई दी। मैंने जल्दी से जोड़ा, और यह चैरिटी के लिए भी है। लेकिन देर हो चुकी थी। पहला वाक्य अपना काम कर चुका था। लेक्सी ने नजरें फेर ली। उसके कान हल्के लाल हो गए। डिंग! विशेष घटना शुरू हुई। होस्ट ने अपनी इच्छा से एक योग्य गॉडेस पर पैसा खर्च किया। छिपा हुआ फंक्शन अनलॉक। फेवर रिटर्न। जब होस्ट किसी योग्य गॉडेस पर पैसा खर्च करता है और उसे सच्ची भावनात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, तो उसे नकद की जगह दूसरे इनाम मिल सकते हैं। टारगेट लेक्सी मैकब्राइड। भावनात्मक प्रतिक्रिया सच्ची। इनाम लेक्सी मैकब्राइड की पसंद बढ़ी। अतिरिक्त इनाम फाइनेंशियल इंसाइट लेवल 1। मैं पलक झपकाता रह गया। रुको, मैंने पैसा खर्च किया और कोई कैशबैक नहीं मिला? सिस्टम, जरा समझाओ। सिस्टम ने हमेशा की तरह चुप्पी साध ली। ठीक है, तो उन पर पैसा खर्च करने से मैं और अमीर नहीं बनता, लेकिन रिश्ते और स्किल्स मिलते हैं। यह भी बुरा नहीं था। शायद। पेमेंट कंफर्म होने के बाद स्टाफ हार हमारी टेबल तक लेकर आया। हां, पेमेंट कंफर्म। मैंने सच में $50 लाख ट्रांसफर कर दिए थे। हैरानी की बात यह थी कि मेरा हाथ ज्यादा नहीं कांपा। जब मखमली डिब्बा मेरे सामने रखा गया, तो टेबल पर फिर खामोशी छा गई। मैंने उसे उठाया और लेक्सी की तरफ बढ़ा दिया। यह तुम्हारे लिए है। लेक्सी ने उस डिब्बे को ऐसे देखा जैसे वो उसकी पॉश से भी ज्यादा खतरनाक हो। मैं ये नहीं ले सकती। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुमने मुझे स्कूटर दिया था। वह मुआवजा था। तो ये धन्यवाद है। ये बराबर नहीं है। हां, मैंने कहा, बराबर नहीं है। उसकी नजर मेरी आंखों से मिली। मैंने आगे कहा, तुमने पैसा इसलिए खर्च किया क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारी महसूस हुई। मैं ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं देना चाहता हूं। आसपास का माहौल बदल गया। सच कहूं तो मैं खुद भी हैरान था। ये क्या था? मैं इतना स्मूथ कब से हो गया? क्या फाइनेंशियल इनसाइट के साथ फ्लर्टिंग इनसाइट भी फ्री में आ गई थी? मिया ने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। क्लेयर ने चेहरा थोड़ा घुमा लिया, लेकिन मैंने उसके कंधों को एक बार हिलते हुए देख लिया। वो हंसी रोक रही थी। लेक्सी कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। फिर उसने डिब्बा स्वीकार कर लिया। धन्यवाद।
उसकी आवाज बहुत धीमी थी। डिंग। लेक्सी मैकब्राइड की पसंद काफी बढ़ गई। मौजूदा रिश्ता। क्यूरियस। क्यूरियस। सुनने में यह शब्द साधारण लग रहा था, लेकिन क्लेयर अपनी बहन को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसने किसी बर्फीले पहाड़ में पहली दरार देख ली हो। दूसरी तरफ मैल्कम का चेहरा ऐसा था जैसे वो किसी को मारने का प्लान बना रहा हो। बाकी नीलामी धुंधली सी गुजर गई। लोग लगातार मेरे पास आते रहे। कोई पूछ रहा था कि मैं किस देश से लौटा हूं। कोई पूछ रहा था कि सैंडर्स परिवार टेक्नोलॉजी, शिपिंग या निवेश में काम करता है या नहीं। एक बुजुर्ग ने तो यह भी पूछा कि क्या मेरे दादाजी वही जुरिक वाले मिस्टर सैंडर्स हैं। मैंने कहा, नहीं। उन्होंने समझदारी से सिर हिलाया। बिल्कुल, गोपनीयता। मैं समझता हूं। नहीं सर, आप नहीं समझते। मैं एक नूडल्स की दुकान से आया हूं। मेरे दादाजी पार्क में शतरंज खेलते थे और एक बार अपनी खुद की सिरका की बोतल लाने की वजह से एक डंपलिंग रेस्टोरेंट से निकाल दिए गए थे। रात खत्म होते होते मेरी नकली रहस्यमयी पहचान मेरी अनुमति के बिना और बड़ी हो चुकी थी। एक टेबल को लगा मैं किसी पुराने यूरोपीय बैंकिंग परिवार से हूं। दूसरी टेबल को लगा मैं किसी छिपे हुए अरबती का नाजायज वारिस हूं। किसी और ने फुसफुसाकर कहा कि शायद मेरा संबंध किसी बड़े निवेश फंड से है। यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने घड़ी लेने से मना कर दिया और एक हार खरीद लिया। अमीर लोग सच में डरावने होते हैं। वे सिर्फ किसी के खड़े होने के अंदाज से पूरी कहानी बना सकते हैं। आखिरी सामान बिकने के बाद क्लेयर ने मुझे एक शांत लाउंज में बुलाया। लेक्सी और मिया भी साथ आई। नाओमी ने चाय सर्व की और फिर बाहर चली गई। लाउंज से पूरे शहर का नजारा दिख रहा था। नीचे चमकती लाइटें ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने हीरे बिखेर दिए हों। क्लेयर मेरे सामने बैठी थी, हमेशा की तरह शांत और सलीकेदार। मिस्टर सैंडर्स, आज रात आपने बहुत लोगों को हैरान किया है। मुझे भी। मैंने हंसकर कहा, सच कहूं तो मैंने खुद को भी हैरान कर दिया। लेक्सी अपनी बहन के पास बैठी थी। हार का डिब्बा अब भी उसकी गोद में रखा था। उसने उसे दोबारा नहीं खोला था, लेकिन छोड़ा भी नहीं था। मिया सोफे पर टिककर बैठी थी और उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। ब्रांडन, मैं कुछ पूछ सकती हूं? नहीं, मैंने तुरंत जवाब दिया। वो पलक झपकाने लगी। मैंने अभी पूछा भी नहीं। यह पहले से बचाव था। क्लेयर मुस्कुरा दी। पूछने दो। मिया आगे झुक गई। क्या तुम चुपके से अमीर हो? मैंने पहले मिया को देखा, फिर क्लेयर को, फिर लेक्सी को। तकनीकी रूप से जवाब हा था, लेकिन कल तक जवाब नहीं था। और पूरी कहानी समझाने जाओ तो मामला बहुत उलझा हुआ था। मैंने चाय की चुस्की ली। मैं वैसा नहीं हूं जैसा लोग सोच रहे हैं। मिया की आंखें और बड़ी हो गई। क्लेयर की मुस्कान और गहरी हो गई। लेक्सी बस चुपचाप मुझे देखती रही। यह जवाब पूरी तरह सच था। समस्या सिर्फ यह थी कि यह बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसा कोई छिपा हुआ अरबती वारिस अपनी पहचान बताने से पहले बोलता है। क्लेयर ने कप नीचे रखा। तो फिर आप क्या है? मिस्टर सैंडर्स, मैंने कुछ पल सोचा। एक छात्र। मिया ने तुरंत करहाने की आवाज निकाली। यह जवाब बहुत परेशान करने वाला है। क्लेयर हंस पड़ी। काफी महंगा छात्र। मैं खांस पड़ा। यह बात सही है। क्लेयर का लहजा थोड़ा नरम हो गया। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूं। मैकब्राइड ग्रुप के पास युवा उद्यमियों के लिए एक फंड है। हम ऐसे यूनिवर्सिटी छात्रों की मदद करते हैं जिनमें क्षमता हो। आज रात के बाद मुझे लगता है कि तुम पर नजर रखनी चाहिए। तभी सिस्टम चमका। संभावित लंबे समय वाला खर्च चैनल मिला। खर्च करने वाली क्लेयर मैकब्राइड। प्रकार, निवेश सहायता, प्रोजेक्ट फंडिंग, रणनीतिक स्पॉन्सरशिप। स्थिति, कुछ शर्तों पर उपलब्ध। मैंने चाय का कप थोड़ा कसकर पकड़ लिया। निवेश सहायता, प्रोजेक्ट फंडिंग, स्पॉन्सरशिप। मिस क्लेयर, जरा संभल कर। एक गलत स्पॉन्सरशिप और मैं गलती से आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी ज्यादा अमीर हो सकता हूं।
मैंने बाहर से शांत रहते हुए कहा, ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। क्लेयर ने सिर हिलाया। तो एक सोचो। तभी लेक्सी अचानक बोली, ये बिजनेस का छात्र है। क्लेयर ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है, लेक्सी ने कहा, ये कुछ शुरू कर सकता है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ कर ली। तुम काबिल लगते हो, मिया ने धीरे से कहा। लेक्सी ने किसी की तारीफ की है। आज की तारीख लिख लो। लेक्सी का चेहरा वैसा ही ठंडा रहा। चुप रहो। क्लेयर पीछे टिक गई। ठीक है, कोई दबाव नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कभी फंडिंग की जरूरत पड़े तो सबसे पहले मेरे पास आना। 99 स्कोर वाली गॉडेस से फंडिंग? मेरी आत्मा तुरंत सतर्क हो गई। यह कोई दरवाजा नहीं था, यह सीधे अराजकता की तरफ जाने वाली सोने की लिफ्ट थी। मैं जवाब देने ही वाला था कि लाउंज का दरवाजा खुल गया। नाओमी अंदर आई। इस बार उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। मिस क्लेयर, मिस्टर मैल्कम येलैक्स बाहर है। वो कहते हैं कि मिस्टर सैंडर्स से माफी मांगना चाहते हैं। क्लेयर ने भौं उठाई। माफी? नाओमी कुछ पल रुकी। वो साथ में वाइन भी लाए हैं। मिया ने आंखें घुमा ली। वो आदमी कभी बिना किसी चाल के माफी नहीं मांगता। लेक्सी का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। क्लेयर ने मेरी तरफ देखा। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? मैं मना कर सकता था। सच कहूं तो मुझे मना कर देना चाहिए था, लेकिन तभी सिस्टम बजा। डिंग। टकराव का मौका मिला। छिपा हुआ इनाम उपलब्ध। सुझाव स्वीकार करें। मैं मुस्कुराया। ठीक है। 1 मिनट बाद मैल्कम अंदर आया। उसकी पहले वाली घमंडी शक्ल की जगह अब एक विनम्र मुस्कान थी, कुछ ज्यादा ही विनम्र। नकली माफी स्तर, प्रोफेशनल। उसके हाथ में लाल वाइन के 2 गिलास थे। मिस्टर सैंडर्स, उसने कहा, मैं पहले थोड़ा रूखा था। मैंने आपको गलत समझा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उसने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं उसे देखता रहा। मेरी हर अंदरूनी चेतावनी चिल्ला रही थी, ये मत पीना। लेक्सी भी भौहें चढ़ाकर उसे देख रही थी। मैल्कम, तुम क्या कर रहे हो? बस माफी मांग रहा हूं, उसने जवाब दिया। उम्मीद है मिस्टर सैंडर्स एक गिलास वाइन से नहीं डरेंगे। ये फिर से चुनौती थी, बस इस बार थोड़ी छोटी। जहर? शायद नहीं, लेकिन कुछ मिलाया हुआ, इसकी संभावना काफी थी। मैंने गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी लेक्सी ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। मत करो। पूरा कमरा शांत हो गया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर ठंडी महसूस हो रही थी। मैल्कम की आंखों में जलन चमक उठी। क्लेयर चुपचाप देख रही थी। मिया का मुंह थोड़ा खुल गया। मैंने लेक्सी की तरफ देखा। उसने ठंडी आवाज में कहा, यह उसके लायक नहीं है कि तुम उसके साथ बैठकर पियो। डिंग। योग्य गॉडेस की सुरक्षा मिली। टारगेट लेक्सी मैकब्राइड। भावना चिंता। इनाम क्राइसिस परसेप्शन लेवल 1। उसी पल मैल्कम के हाथ वाला गिलास मेरी नजर में हल्का लाल चमकने लगा। सिस्टम की एक चेतावनी दिखाई दी। चेतावनी, गिलास में बेहोशी की दवा मिली है। मेरा चेहरा नहीं बदला, लेकिन अंदर से मैं हंस पड़ा। मैल्कम येलैक्स, तुम सच में जीनियस हो। मैकब्राइड परिवार के लाउंज में क्लेयर मैकब्राइड के सामने नशीली वाइन लेकर आए हो। यह खलनायक वाली हरकत नहीं थी, यह खुद अपनी बर्बादी बुलाना था। मैंने धीरे से अपनी कलाई लेक्सी के हाथ से छुड़ाई और मैल्कम से गिलास ले लिया। लेक्सी की आंखें हल्की सी बड़ी हो गई। मैंने उसे भरोसा देने वाली नजर दी। फिर मैल्कम की तरफ देखा। तुम चाहते हो कि मैं इसे पीऊं? मैल्कम मुस्कुराया। अगर आप मेरी माफी स्वीकार करते हैं तो। मैंने सिर हिलाया। फिर किसी के कुछ समझने से पहले मैंने दोनों गिलास बदल दिए। तो पहले तुम पियो। मैल्कम जम गया। पूरा कमरा शांत हो गया। उसका चेहरा सख्त पड़ गया। क्या? मैं हल्का सा मुस्कुराया। अगर माफी सच्ची है तो पहले तुम पियो, उसके बाद मैं पी लूंगा। मैल्कम की आंखों में घबराहट साफ दिखने लगी। क्लेयर का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया।
लेक्सी ने पहले गिलास देखा, फिर मैल्कम को। मिया धीरे से बोली, अब तो ये गया। मैल्कम ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। मिस्टर सैंडर्स, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने सिर हल्का टेढ़ा किया। क्या तुम डर रहे हो? वही शब्द जो उसने कुछ देर पहले मुझसे कहे थे, अब उसी पर वापस आकर पड़े। उसका चेहरा लाल हो गया। मैं नहीं डर रहा। तो पी लो। फिर से खामोशी छा गई। मैल्कम हिला तक नहीं। तभी क्लेयर धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन पूरा कमरा जैसे जम गया। मैल्कम, पी लो। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। क्लेयर, पी लो। इस बार उसकी आवाज और भी ठंडी थी। अब यह कोई सामाजिक खेल नहीं रह गया था। यह मैकब्राइड ग्रुप की कार्यकारी अध्यक्ष का सीधा आदेश था। मैल्कम का हाथ कांपने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया। आखिरकार क्लेयर ने नाओमी की तरफ देखा। सिक्योरिटी को बुलाओ और पुलिस को भी। वाइन की जांच कराओ। मैल्कम तुरंत घबरा गया। नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस पल वो चिल्लाया, उसी पल उसने बिना माने सब मान लिया। लेक्सी का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मिया घृणा से एक कदम पीछे हट गई। क्लेयर मैल्कम को ऐसे देख रही थी जैसे वो पहले ही खत्म हो चुकी कंपनी हो। वाइन में क्या मिलाया था? मैल्कम के होंठ कांपने लगे। मैंने कुछ नहीं मिलाया। मैं बस, ये मजाक था। मजाक? क्लेयर ने धीरे से दोहराया। उसकी ये नरम आवाज चिल्लाने से भी ज्यादा डरावनी थी। कुछ ही सेकंड में सिक्योरिटी अंदर आ गई। उन्होंने दोनों गिलास ले लिए। मैल्कम सफाई देने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जब उसे बाहर ले जाया जा रहा था, उसने मेरी तरफ नफरत से देखा। ब्रांडन सैंडर्स, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैंने शांति से उसकी तरफ देखा। लाइन में लग जाओ। दरवाजा बंद हो गया। लाउंज में फिर खामोशी छा गई। तभी मिया ने अचानक एक बार ताली बजाई। ये कमाल था। लेक्सी ने लंबी सांस छोड़ी, जैसे वो अब तक उसे रोके बैठी थी। क्लेयर ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने वाइन की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। मुझे नहीं पता था। क्लेयर को यकीन नहीं हुआ। लेक्सी को भी नहीं। मिया को तो बिल्कुल नहीं। मैंने आगे कहा, मैं बस उन लोगों से कुछ नहीं पीता जो मुझसे नफरत करते हैं। यह हिस्सा पूरी तरह सच था। क्लेयर कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराई। मिस्टर सैंडर्स, आपके परिवार ने आपको अच्छी सीख दी है। मेरे परिवार ने तो बस मुझे यह सिखाया था कि अजनबियों से खुला हुआ ड्रिंक मत लेना। लेकिन बात लगभग वही थी। लेक्सी मुझे एक अजीब सी नजर से देख रही थी। फिर भी तुम लगभग पीने वाले थे। नहीं, मैंने कहा। मैं बस उसे यह सोचने दे रहा था कि मैं पी लूंगा। उसके होंठ हल्के से दब गए। वो नाराज भी लग रही थी और राहत महसूस कर रही थी। डिंग। लेक्सी मैकब्राइड की पसंद बढ़ी। क्लेयर मैकब्राइड की दिलचस्पी बढ़ी। मिया ब्यूमॉन्ट की जिज्ञासा बढ़ी। छिपा हुआ इनाम मिला। कंपोजर अंडर प्रेशर लेवल 1। मैंने एक ही रात में 3 नए अपग्रेड हासिल कर लिए थे और एक जलनखोर अमीर लड़के की पोल भी खोल दी थी। बुरा नहीं था, खासकर उस इंसान के लिए जो लगभग ऐसी वाइन से फंसने वाला था जिसका नाम तक सही से नहीं बोल सकता था। क्लेयर ने अपना फोन उठाया और एक कॉल कर दी। उसकी आवाज छोटी और सीधी थी। येलैक्स परिवार के साथ चल रही सारी बातचीत रोक दो। रिवरसाइड प्रोजेक्ट की समीक्षा भी रोक दो और आज रात की सिक्योरिटी फुटेज लीगल टीम को भेज दो। उसने कॉल काट दी। बस ऐसे ही एक परिवार के बिजनेस का भविष्य एक फोन कॉल में हिल गया। मैंने चुपचाप निगल लिया। कभी ऐसी महिला से दुश्मनी मत लेना जो सिर्फ एक फोन कॉल से तुम्हारी दुनिया बदल सकती हो। क्लेयर ने फिर मेरी तरफ देखा। मैं माफी चाहती हूं। तुम हमारे मेहमान बनकर आए थे और तुम्हें निशाना बनाया गया। मैंने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं। बात है। उसकी आंखें तेज हो गई। मैकब्राइड परिवार अब भी तुम्हारा एहसानमंद है।
तभी मेरा सिस्टम नए साल की आतिशबाजी की तरह चमक उठा। संभावित खर्च की घटना मिली। खर्च करने वाली क्लेयर मैकब्राइड। कारण मुआवजा। अनुमानित रकम अज्ञात। मैं तुरंत सीधा बैठ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लेयर मैकब्राइड का एहसान चुकाना किसी धन्यवाद कार्ड में छिपे परमाणु बम जैसा था। हां, मैं अब अमीर था, लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी भी पसंद थी जिसमें हर बार करोड़ों डॉलर अकाउंट में आने का जवाब न देना पड़े। सच में जरूरत नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। क्लेयर मुस्कुराई। वो मुस्कान बहुत खूबसूरत थी और उतनी ही खतरनाक भी। वो उस महिला की मुस्कान थी जिसने मेरी बात सुन ली थी और फैसला कर लिया था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर सैंडर्स, उसने कहा, कल रात भी आपने पैसा लेने से मना कर दिया था। आपने कल रात पैसा लेने से मना कर दिया। आज रात घड़ी लेने से भी मना कर दिया। नीलामी की चुनौती भी तभी स्वीकार की जब आपको उकसाया गया। आपने मेरी बहन के लिए 50 लाख डॉलर का हार खरीदा और हमारे परिवार के खिलाफ एक खतरे को भी उजागर कर दिया। क्लेयर कुछ पल रुकी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारे साथ सामान्य तरीके से पेश आ सकती हूं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जब वो सारी बातें एक साथ गिना रही थी तो मैं किसी छिपे हुए मास्टरमाइंड जैसा लग रहा था, जबकि असलियत में मैं सिर्फ एक भाग्यशाली बेवकूफ था जिसके पास कैशबैक सिस्टम और अच्छी बचाव प्रवृत्ति थी। क्लेयर ने आगे कहा, कल सुबह मैकब्राइड ग्रुप के मुख्यालय आना। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। क्यों? ताकि हम ठीक से माफी की बात कर सकें। सिर्फ माफी काफी है? नहीं, क्लेयर ने कहा, काफी नहीं है। तभी लेक्सी बोली, दीदी, उसे डराइए मत। क्लेयर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं नहीं डरा रही, मिया धीरे से बोली। आप बिल्कुल डरा रही हैं। क्लेयर ने उसे अनदेखा कर दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, सुबह 10 बजे नाओमी तुम्हें लेने आएगी। डिंग। मिशन अपडेट हुआ। मैकब्राइड ग्रुप मुख्यालय जाओ। मिशन संकेत, बड़ा खर्च का मौका मिला। संभावित इनाम अज्ञात। मैंने क्लेयर को देखा, फिर लेक्सी को, फिर खिड़की के बाहर चमकती शहर की रोशनी को। कल तक मैं रात के खाने की चिंता कर रहा था। आज मैं अरबतियों की नीलामी में शामिल हो चुका था। 50 लाख डॉलर का हार खरीद चुका था। नशीली वाइन की चाल पकड़ चुका था और शहर की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक के मुख्यालय का निमंत्रण पा चुका था। मुझे लग रहा था कि कल का दिन या तो बहुत खराब होगा या बहुत अच्छा। इस सिस्टम के साथ ये दोनों बातें अब लगभग एक जैसी लगने लगी थी। देर रात जब बेंटली मुझे वापस कैंपस छोड़ने जा रही थी, तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। लेक्सी का मैसेज था, हार के लिए धन्यवाद। मैं मुस्कुराया और जवाब टाइप किया, वाइन पीने से रोकने के लिए धन्यवाद। कुछ सेकंड बीते, फिर उसका नया मैसेज आया, तुमने मुझे चिंता में डाल दिया था। मैं जम गया। शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन लेक्सी मैकब्राइड के मुंह से निकले थे, इसलिए उनका असर कहीं ज्यादा था। मैं जवाब सोच ही रहा था कि एक और मैसेज आ गया, और कल देर मत करना। मैंने भौहें चढ़ाई, तुम भी वहां होगी? जवाब तुरंत आ गया, वो मेरे परिवार की कंपनी है। और ब्रांडन, हां, अगर मेरी बहन तुम्हें कुछ ऑफर करे तो मना करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्यों? लगभग 10 सेकंड बाद जवाब आया, क्योंकि आखिरी इंसान जिसने उन्हें 3 बार मना किया था, वो बाद में उनका बिजनेस पार्टनर बन गया था। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। बेंटली शहर की चमकती सड़कों से गुजर रही थी। मेरा सिस्टम धीरे धीरे चमक रहा था। मौजूदा संपत्ति लगभग $65 मिलियन। अगला मिशन मैकब्राइड ग्रुप मुख्यालय। पास में योग्य गॉडेस कई। मैं सीट पर पीछे टिक गया और आंखें बंद कर ली। $5 मिलियन खर्च करने के बाद भी मेरे पास $65 मिलियन थे। एक अरबती बहन जो किसी भी कीमत पर मेरा एहसान चुकाना चाहती थी। एक कैंपस गॉडेस जिसने कहा था कि उसे मेरी चिंता हुई थी। एक जलनखोर अमीर लड़का जिसका परिवार
शायद अभी अभी बड़ी मुसीबत में फंस गया था और कल मैं सीधे मैकब्राइड ग्रुप के मुख्यालय में जाने वाला था। मैं धीरे से हंस पड़ा। थंडर, मेरे वीर स्कूटर भाई, अगर तुम्हारी आत्मा मुझे अभी देख सकती है तो बस इतना जान लो, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं गई। तुम सिर्फ टूटे नहीं थे, तुमने तो पूरी पैसों वाली तबाही की शुरुआत कर दी थी। मैंने पूरा वीडियो डाल दिया है। अब नेक्स्ट कोई अदर सीरीज आएगी तो चैनल चेक करते रहना।